नमस्कार दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्या है, ये चौथा टेस्ट हमारा जो है होने वाला है। ठीक है, फोर्थ ही हमारा टेस्ट है। ठीक है, इससे पहले जो है 3 टेस्ट हम करवा चुके हैं, जो मॉक टेस्ट हमारे 3 हो चुके हैं। ठीक है, टेस्ट का फॉर्मेट आप लोग को सबको पता है। जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चन रहते हैं और एग्रीकल्चर के 80 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम का जो हमारा बेस है, जो हमारा मेन एग्जाम का होगा, वो कैसा होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं सारे, ये आपको पता है। ठीक है, सब सारे क्वेश्चन के मार्क क्या होते हैं, बराबर बराबर हैं। 120 क्वेश्चन टोटल आते हैं जो 300 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, एक सही जवाब देने पर आपको 2.5 नंबर मिलता है। वहीं पर एक गलत जवाब देने पर आपका नेगेटिव मार्किंग कितना है, 0.33 नंबर जो है आपका माइनस हो जाता है। ठीक है, 2 घंटे का आपके पास समय रहता है। 120 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्या, क्विज आज का जो हमारा स्टार्ट होने वाला है। इनमें से किसका निर्माण अकबर के राज्य में नहीं कराया गया था, आपको बताना है कि इनमें से किसका निर्माण अकबर के राज्य में नहीं कराया गया था। आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला या दिल्ली का लाल किला। ठीक है, फटाफट आंसर दे दें। अकबर के राज्य में नहीं करवाया गया था, तो बेटा आगरा का किला तो करवाया गया था। इलाहाबाद और लाहौर का किला भी जो है अकबर के राज्य में निर्माण करवाया गया था। दिल्ली का लाल किला हमारा किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, तो दिल्ली का लाल किला इसका सही जवाब है कि दिल्ली का लाल किला अकबर ने नहीं बनवाया था। ठीक है, शाहजहां ने ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, ये सारी चीज़ें किसने बनाई थी, शाहजहां ने बनवाई थी। दूसरी बात करते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन के कौन संस्थापक थे। अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन हमारा ये क्या था, मुस्लिम आंदोलन कुछ चले थे जो धर्म सुधार के लिए चले थे, मुस्लिम धर्म में कुछ सुधार लाने के लिए कई सारे धर्म आंदोलन चलाए गए, जिसमें जो है ये जो है अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन एक चलाया गया था। जो किसने चलाया था, तो इसका सही जवाब हमारा क्या है, सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। किसने चलाया था, सर सैयद अहमद खान ने चलाया था 1875 में हमारा क्या, अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन। ठीक है, ऐसे हमारा जो हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ थे, हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ ने 1838 में कौन सा आंदोलन चलाया था, इस आंदोलन को हम लोग कहते थे फैराजी आंदोलन। क्या कहते थे, फैराजी आंदोलन। ठीक है, फैराजी आंदोलन किसने चलाया था, दादू मियाँ ने, याद रखना। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन चलाया था, तो इनके नामी में अहमद है तो अहमदिया चला दिया। ठीक है, ऐसे मोहम्मद कासिम नौतनवी और राशिद अहमद गंगोई ने 1866 में कौन सा आंदोलन चलाया था, देवबंद चलाया था। ठीक है, आप भैया पेन कॉपी साथ में ज़रूर लेकर बैठें, पॉइंट जितने हम बताते जाते हैं नोट करते रहें, क्योंकि जितना ये नोट्स हमारा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए काम आएगा। आप रिवाइज मारेंगे जब लास्टली तो आपको बहुत फायदा करेगा। जीएस वाला पोर्शन आप जरूर नोट करिए। ठीक है, कि हम क्वेश्चन एक होता है, डिटेल्स हम उसकी पूरी देते हैं। ठीक है, होल कवर करेंगे। ठीक है, और भैया सेशन को शेयर कर दिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, जितने लोग भी जीएस के लिए कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, पेट का, डीएचओ का, जितने लोग भी जीएस देना चाहते हैं उनको सबको ये जो है क्या करना है, आपको शेयर करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग थर्ड सेशन पे। थर्ड अगर बात करें हम, आत्मसम्मान आंदोलन निम्न जाति आंदोलन था एक, ये हमारा क्या है, निम्न जाति आंदोलन था। निम्न जाति मतलब देखो भैया, अपर और लोअर का ये जो हमारा विभेद चला आ रहा था, इसको दूर करने के लिए कई सारे निम्न जाति आंदोलन जो है चलाए गए। ठीक है, कई सारे निम्न जाति आंदोलन चलाए गए, उसी में एक आंदोलन चलाया गया था जिसे हम लोग कहते हैं आत्मसम्मान आंदोलन। ये आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ईवी रामास्वामी नायकर या ज्योतिबा फूले, आपको बताना है। तीसरे का फटाफट ABCD दे दें आप भैया, तो इसका सही जवाब जो हमारा क्या है, ईवी रामास्वामी नायकर है। आत्मसम्मान आंदोलन जो है ये ईवी रामास्वामी नायकर ने 1925 में चलाया था मद्रास में। ठीक है, थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड स्टोरी की अगर बात करें तो भैया ये मद्रास हमारा था। ठीक है, मद्रास में भैया एक मंदिर था, शिव मंदिर। ठीक है, इस मंदिर के जो बाहर वाली जो हमारी रोड्स होती थी, इन रोड्स पे क्या होता था, मतलब किसी भी निम्न जाति वाले को जाना अलाउड नहीं था। ठीक है, तो इसी के विरोध में क्या किया गया था, ईवी रामास्वामी नायकर ने जो है ये आंदोलन स्टार्ट किया। इनके साथ में कई सारे अपर कास्ट के लोग भी जुड़े और कई सारे लोअर कास्ट के भी लोग जुड़े। ऐसा नहीं कि निम्न जाति आंदोलन तो निम्न जाति वालों ने ही पूरे तरीके से काम किया, कुछ अपर कास्ट के, कुछ लोअर कास्ट के, सारे लोगों ने मिल के क्या किया, इस मंदिर के बाहर से निकल कर जो है इस प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया, और जिसके बाद जो है क्या हुआ, यह प्रथा फाइनली मद्रास में समाप्त हो गई। इसी को हम बोलते हैं क्या, आत्मसम्मान आंदोलन। कहाँ, ईवी रामास्वामी नायकर 1925 में स्टार्ट किया गया था। ऐसे अंबेडकर ने 1924 में बंबई में एक आंदोलन किया था, निम्न जाति आंदोलन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बहिष्कृत हितकरणी सभा। बहिष्कृत हितकरणी सभा किसने स्टार्ट की थी, अंबेडकर ने। ऐसे महात्मा गांधी ने क्या किया था, महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था हमारा हरिजन समाज, मतलब हरिजन सेवा समाज स्टार्ट किया था। ऐसे जो ईवी रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन स्टार्ट किया। ज्योतिबा फूले ने हमारा क्या किया था, सत्य शोधक समाज की स्थापना, ठीक है, ये सारे कैसे हैं, निम्न जाति आंदोलन ही है। भीमराव अंबेडकर ने कौन सा चलाया था, भीमराव अंबेडकर ने चलाया था हमारा क्या,
बहिष्कृत हितकर्णी सभा, महात्मा गांधी ने कौन सा चलाया था, जो हमारा हरिजन सेवा समाज, और ईवी रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें सिकंदर और राजा पोरस के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। देखो भैया सिकंदर का आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। सिकंदर जो है कौन था, मैसेडोनिया का शासक था, मैसेडोनिया का शासक था। सिकंदर मैसेडोनिया का शासक था, मतलब यूनानी था। और ये हमारे यहाँ क्या करने आया था, अटैक करने आया था। इसने अटैक किया तो जैसे सिंधु नदी को पार किया, वहाँ पर एक छोटा सा राजा था जिसका नाम था पोरस। आप लोग पुरी या पोरस के नाम से इसको जानते हैं। इस पोरस राजा छोटा सा था, इसने बड़े बड़े राजाओं को हराया था। उसके बाद क्या हुआ, इसने पोरस से कहा कि भैया तो तुम घुटने डाल दो या तो युद्ध करना पड़ेगा। पोरस ने कहा घुटने तो हम नहीं डालेंगे, हम करेंगे युद्ध, ठीक है। पोरस से युद्ध जो है किया किसने, मतलब सिकंदर ने किससे युद्ध किया, पोरस से युद्ध किया। उस युद्ध को हम लोग कहते हैं 305 में ये लड़ा गया था हमारा, जो इसे हम बोलते हैं हाइडेस्पीच का युद्ध, ठीक है। 305 एडी में हमारा लड़ा गया था, 305 ईस्वी में, ठीक है। किसे कहते हैं, हाइडेस्पीच का युद्ध, ठीक है। किसके इसके बीच में लड़ा गया था, सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है हाइडेस्पीच का युद्ध, ठीक है। इतना मतलब इस राजा पोरस छोटा सा राजा था, फिर भी इतना बहादुरी से लड़ा था कि इससे खुश होकर सिकंदर ने खुद ही जो है इसको क्या किया था, इसका राज्य वापस लौटा दिया था। इसी का राज्य जो है जीतकर फिर से वापस कर दिया था, ठीक है। जब सिकंदर ने राजा पोरस को अरेस्ट किया और अरेस्ट करके जो है सामने पेश होने के लिए कहा, तो जब सब सामने पेश किया गया तो सिकंदर ने पूछा पोरस से कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने कहा वैसा व्यवहार किया जाए जैसा एक बड़ा राजा एक बड़े राजा के साथ में करता है, ठीक है। इसी बात से जो है खुश हो गए, राजा पोरस ने क्या किया था, मतलब सिकंदर ने क्या किया था, राजा पोरस का राज्य वापस लौटा दिया था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 1194 में लड़ा गया हमारा क्या, चंदावर का युद्ध। इस चंदावर के युद्ध के बारे में आपको बता चुके हैं। किसके इसके बीच में लड़ा गया था, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया था। किसके, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। ऐसे हमारा चंदेरी का युद्ध, ये हमारा बाबर के युद्ध बताए थे ना, पानी पिया खाना खाया चांद देखा वाला फार्मूला, तो ये हमारा चंदेरी, चांद देखा वाला चंदेरी कब हुआ था, 1528 में। किसके इसके बीच में लड़ा गया था भैया, ये लड़ा गया था मेदनी राय और बाबर के बीच में। किसके इसके, मेदनी राय से लड़े थे बाबर, ठीक है। खेड़ा का युद्ध 1707 में लड़ा गया था। किसके इसके बीच में, ये भैया लड़ा गया था साहूजी महाराज, ये मराठा कालीन युद्ध है। साहूजी महाराज मराठा में थे, उनके साथ में जो है क्या हुआ था, शिवाजी द्वितीय भी मराठा थे। इन्हीं के बीच में जो है सत्ता को लेकर लड़ाई हुई थी। इसकी डिटेल्स जो है अगर आपको पढ़नी है तो मराठा साम्राज्य हमने पढ़ा है, वहाँ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बौद्ध के जीवन काल में महाभिनिष्क्रमण की घटना क्या कहलाती है, मतलब महाभिनिष्क्रमण की घटना किसे कहते हैं, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है, ग्रह त्याग को या उनकी ज्ञान प्राप्ति को या प्रथम उपदेश या मृत्यु को, किसको कहा गया बताना है आपको। देखो भैया, तो महाभिनिष्क्रमण, भिनिष्क्रमण मतलब बाहर निकल मतलब क्या, ग्रह त्याग, ठीक है। तो ग्रह त्याग हमारा किससे संबंधित है, महाभिनिष्क्रमण से संबंधित है। ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध की कहा गया था निर्वाण, ठीक है। उपदेश को इनके कहा गया था क्या, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी धर्म क्या हो रहा है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया इसको, पहली बार जो उपदेश दिए थे सारनाथ में। मृत्यु को इनकी कहा गया महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। ज्ञान को निर्वाण और महापरिनिर्वाण किसे, मृत्यु को, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अगर सिंबल्स की बात किया जाए तो ग्रह त्याग को घोड़े से प्रदर्शित किया जाता है, अश्व से। ज्ञान प्राप्ति को पीपल के पेड़ से प्रदर्शित किया जाता है। प्रथम उपदेश को कमल से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और मृत्यु को किससे इनके दिखाया जाता है, जो हमारे क्या है, स्तूप हैं, स्तूप मृत्यु को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। आगे बात करते हैं मौर्य काल में राजस्व विभाग का प्रधान क्या कहलाता था। देखो भैया, राजस्व विभाग का जो प्रधान होता था उसे सन्निदाता या समाहर्ता या प्रदेष्टा या आठवीं का आपको बताना है। तो राजस्व विभाग का प्रधान क्या कहलाता था, समाहर्ता कहलाता था। जबकि सन्निधाता किसे कहते थे, कोषाध्यक्ष को कहते थे। किसको कहते थे, कोषाध्यक्ष, यानी जहाँ अनाज इकट्ठा किया जाता था उस यानी गोडान के मालिक को क्या कहा जाता था, कोषाध्यक्ष कहा जाता था। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान होता था जो टैक्स कलेक्ट करता था। प्रदेष्टा किसे कहते थे, ये भैया एक न्यायालय होता था, ठीक है। न्यायालय में जो हमारा होता था, न्यायालय दो प्रकार के होते हैं, आप लोग आज भी जानते हैं, फौजदारी और दीवानी। तो जो फौजदारी न्यायालय होता था उसका जो जज होता था उसी को हम लोग कहते थे प्रदेष्टा, ठीक है। आटविक हमारा भैया सेना नायक होता था, सेना नायक आटविक होता था, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो है सीताध्यक्ष है, सीता आप लोग पढ़े होंगे, सीताध्यक्ष हमारा क्या होता था, ये भैया सीता जो कहते थे, सीता कहते थे जो हमारी राज्य की जमीन होती थी, राजा की जमीन जो होती थी मौर्य काल में, उसे सीता कहा जाता था, ठीक है। और उसी की जो देखरेख करता था, उसी के एग्रीकल्चर वगैरह की जो देखरेख करता था उसे सीताध्यक्ष कहा जाता था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। सीता, जैसे आप लोग जानते होंगे सीता माता,
आप लोग जानते हैं ना, राम सीता में सीता को आप जानते हैं कि उनको जो राजा जनक को मिली थी, कहाँ मिली थी? ज़मीन के भीतर मिली थी, ज़मीन के भीतर मिली थी, राजा की ज़मीन के भीतर मिली थी, इसीलिए उनका नाम क्या रखा गया? सीता रखा गया था। ठीक है, तत्कालीन समय में सीता मतलब राजा की ज़मीन कही जाती थी। ठीक है, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया। इसी प्रकार से जो है, जो हमारा सीता भूमि होती थी वो किससे संबंधित? मौर्य काल में भूमि को कहा जाता था सीता, राजा की ज़मीन को, और इस पर जो शासन करता था, मतलब इसका जो अध्यक्ष बनाया था उसे सीता अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक, आगे बात करते हैं। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का हमको वर्णन मिलता है? ठीक है, किस शिलालेख में हमको किसका मिलता है? कलिंग विजय का। पहले, 8वें, 12वें या 13वें आपको बताना है। ठीक है, अगर सही जवाब की बात करें इसमें तो बताना है A B C D 7 का। फटाफट आंसर दे दें भैया, आंसर देते रहें फटाफट, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देंगे तभी मज़ा आएगा। ठीक है, आपको नहीं आ रहा तो याद होगा वो अलग बात है, लेकिन आप आंसर देना ना बंद करें। गेस मारेंगे तो आपको चीज़ें क्या होगा, अगर गलत भी गेस करते हैं तो उसके बाद आपको याद रहता है, क्योंकि आप जब गेस नहीं कर रहे हो तो सिर्फ वीडियो देख रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं भैया, सिर्फ एक जो है आपका क्या होता है, मेंटल होता है कि आप क्या करेंगे, सिर्फ आंसर को फोकस कर लेंगे। इससे आपको क्वेश्चन माइंड में नहीं रहेगा। जब आप आंसर देते हैं, आप चाहे गलत दें चाहे सही दें, आपका क्वेश्चन पे पूरा फोकस होता है। ठीक है, उसके बाद आपका सही निकलता है या गलत निकलता है, लेकिन वो याद आपको जरूर हो जाता है जो आप सही होता है इसमें का। ठीक है, इसके लिए आप आंसर जरूर देते रहें। तो कलिंग विजय की अगर बात करें तो हमारा क्या हुआ था भैया, 13वें अभिलेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। देखो, पहला अभिलेख जो अशोक का है, अशोक ने क्या किया था, अपने राज्य की जितनी भी जानकारी होती थी उनको एक पत्थर पर लिखवा देता था, उसे हम लोग कहते थे शिलालेख। ठीक, पहले शिलालेख में इसने लिखवाया था कि किस प्रकार से इसने पशु बलि को प्रतिबंधित किया है, अपने यहाँ पशु बलि को बैन करवा दिया। ठीक, 8वें अभिलेख में ये भैया बौद्ध धर्म से संबंधित था अशोक, तो ये क्या गया, कहाँ गया था? बोध गया था, जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहाँ पर ये टहलने गया था, वहाँ से गौतम बुद्ध वगैरह क्या कटोरा वटोरा ले आया था। ठीक है, तो वहाँ पर बोध गया में इसने जाकर क्या किया था, वहाँ जो है सबका टैक्स वैक्स बहुत ज़्यादा छूट कर दिया था सबको। ठीक है, तो बोध गया था, इसके बारे में सबके बारे में क्या किसमें जानकारी है? 8वें अभिलेख में इसने अपने लिखा है। ऐसे 12वें अभिलेख में इसने लिखा है कि हम सभी धर्मों को समान मानते हैं, सर्वधर्म संभाव वाली भावना जो है 12वें अभिलेख में इसने लिखी है। 13वें अभिलेख में इसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि उसने कलिंग विजय के बाद में क्या हुआ, उसका धर्म मतलब उसका क्या हुआ, कलिंग विजय के बाद उसको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसने युद्ध का रास्ता छोड़ दिया और उसके बाद उसने क्या किया, शांतिपूर्वक राज्य का स्थापना किया और वहाँ से धम्म की नीति का पालन किया। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। पल्लव कला में कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, कांची का जो मुक्तेश्वर मंदिर है ये किसने बनवाया था? पहली बात ध्यान रखो, ये पल्लवों ने बनवाया था। ठीक है, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर किसने बनाया था? पल्लवों ने। पल्लवों ने क्या किया था, मंदिरों में निर्माण में जो है अपनी अलग अलग कलाएं प्रयोग की थी। ठीक है, वो 4 प्रकार की कलाएं थी। ठीक है, 4 कौन कौन सी? महेंद्र वर्मन शैली, नरसिंह वर्मन शैली, राज सिंह वर्मन, नंदी वर्मन, ये सब राजाओं के नाम पर ही हैं। महेंद्र वर्मन ने मंदिर बनाने की कला में क्या किया, मंडप का विकास किया। मंडप मतलब जैसे चोटी ऐसे बनाया, ठीक है, तो मंडप का विकास किया। तो ये और ऐसे मामल्ल मतलब बड़ा तोरण द्वार बनवाने लगे नरसिंह वर्मन काल में। ठीक है, तो अलग अलग शैली के प्रकार के मंदिर बनने लगे। ठीक है, तो 4 शैलियों में पल्लव कला के मंदिर सब बांटे गए हैं। तो पूछ रहे कांची का मुक्तेश्वर मंदिर कौन सी शैली का है, महेंद्र वर्मन या नरसिंह वर्मन या राज सिंह वर्मन या नंदी वर्मन? तो भैया मुक्तेश्वर मंदिर किसका है? शिव का है। शिव से आप याद रखिएगा नंदी, तो मतलब नंदी वर्मन शैली का जो है ये क्या है, हमारा कांची का मंदिर है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो जो हमारा ये भैया जो दूसरा हमारा ये है, आगे सबका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट जो है, महेंद्र वर्मन शैली में हमारा जो है ये चलाया गया था, अनंतेश्वर मंदिर बनाया गया था। कौन सा? अनंतेश्वर, मतलब है इन्फिनिटी वाला मंदिर, अनंतेश्वर मंदिर किसमें? महेंद्र वर्मन शैली में। ठीक है, याद रखना आपको, यम ए मा, महेंद्र वर्मन अनंतेश्वर मंदिर। ऐसे हमारा क्या याद रखना है? नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन में आपको कौन सा याद रखना है भैया? देखो, इधर अनंतेश्वर हो गया और राज सिंह वर्मन ने क्या करवाया था भैया? ये कैलाश मंदिर आप लोग जानते हैं, तो कैलाश नाथ मंदिर बनवा दिया था। ऐसे नरसिंह वर्मन ने हमारा कौन सा बनवाया था? नरसिंह वर्मन कला में जो सेकंड वाला हमारा है इसमें बना था सप्त पैगोड़ा। क्या बना था? सप्त पैगोड़ा मंदिर। कई बार यही पूछ लिया जाता है, चारों मंदिर हम इसलिए बताए हैं कि यही पूछा जाता है किसने बनवाया, तो पल्लवों के राज्य के बने हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, राजा का नाम भी पूछ लेगा किसने बनवाया तो आप बता लेंगे, कौन सी शैली में बने ये भी बता लेंगे, इसलिए हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, कांची का मुक्तेश्वर नंदी वर्मन, और आपका जो अनेकांत मतलब ये इन्फिनिटी वाला है मतलब अनंतेश्वर मंदिर महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन में सप्त पैगोड़ा, राज सिंह वर्मन में क्या है हमारा, ये राज सिंह वर्मन में हमारा कौन सा है? कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे बात करते हैं हम लोग, गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? ठीक है, पहला जन आंदोलन जी, जिसमें पूरे तरीके से जनता भाग ली, उसे हम बोलते हैं जन आंदोलन। ठीक है, तो चारों आंदोलन गांधी ने चलाए थे।
चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और सहयोग। ठीक है, कब कब चलाए थे? देखो गांधी जी जो है 1915 में भारत वापस आए थे। ठीक, 1915 में भारत वापस आए थे। ठीक, 1915 में जब ये भारत वापस आए, उसके बाद में क्या किए, कांग्रेस ने कहा कि भैया हमारे अंदर, गांधी जी से कहा कि शामिल हो जाओ। कांग्रेस ने कहा कि हमारे अंदर शामिल हो, तो गांधी ने कहा कि भैया देखो तुम 1885 से लेके कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ध्यान रखना कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझाता इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। 1885 से 1915 तक तुम 30 सालों से लगे हुए हो। ठीक, लेकिन तुम जो है अभी तक उस बढ़िया तीर मार तो पाए नहीं हो, उल्टा हम देखे तुम बंगाल विभाजन करवा दिए। बंगाल विभाजन करवा दिए तुम तो। ठीक, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए, तो तुम जो है क्या कुछ अच्छा काम कर नहीं पा रहे हो। हम ऐसे कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, हम पहले देखेंगे कि क्या तुम्हारे आंदोलन में कमियां रही हैं। तो उन्होंने क्या किया, 2 सालों तक पूरे भारत में भ्रमण किया, पूरा भारत घूमे जाके गांधी जी। ठीक, भारत में भ्रमण किया तो उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि जो है मतलब जो आम जनता है वो आंदोलन में कहीं भी इंटरेस्ट नहीं ले रही, क्योंकि कांग्रेस क्या थी, ये मध्यवर्ती लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। ठीक, जो मिडिल क्लास आदमी थे उनका प्रतिनिधित्व कर रही थी। ठीक, क्योंकि इनकी मांगे क्या होती थी, खासकर आप लोग देखे होंगे कांग्रेस की मांगे जो है खासकर क्या होती थी, कांग्रेस की मांगे कि भैया हमको विधानसभा में जगह दे दो, हमको जो है शिक्षा का अधिकार दे दो, हमको ये दे दो वो दे दो, स्कूल बना दो हमारे लिए। क्या किसानों का इससे कोई भला होने वाला था? क्या महिलाओं का इससे कोई भला होने वाला था? या किसी का ऐसा किसी का भला होने वाला था? ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, नहीं होने वाला था। इसीलिए क्या हुआ भैया, गांधी जी ने कहा कि हमका क्या करना है, जनता का सपोर्ट लेना है, और जनता जब पूरी भाग लेगी तभी भी कोई आंदोलन सफल हो सकता है, इसे कोई आंदोलन सफल नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले 1917 में चंपारण से जो है अपना प्रयोग शुरू किया। चंपारण में क्या प्रॉब्लम थी, चंपारण क्या था, किसान आंदोलन एक था। और अगर माना जाए तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे, चंपारण में किए थे। ध्यान रखना, भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किए थे, चंपारण में किए थे। याद, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, प्रथम सत्याग्रह 1917 में चंपारण में। क्या हुआ था चंपारण आंदोलन में, एक्चुअली होता ऐसा था कि नील की खेती जो है करवाई जाती थी चंपारण में। ठीक है, नील की खेती करवाई जाती थी, वो भी कितने भाग पर, 3/20 भाग पर। ऐसा जो है किसानों के लिए कंपल्सन बना दिया गया था, इसी को बोलते थे 3 कठिया प्रथा। ठीक है, 3 कट्ठे पर क्या करना था, नील की खेती कंपल्सन था, तुमको करना ही करना था। ठीक है, धीरे धीरे यूरोप में क्या हुआ भैया, केमिकल्स वाले कलर आने लगे। यूरोप में जब केमिकल कलर आने लगे तो भारत में जो है ये नील जो है बिकना बंद हो गया। लेकिन जो अंग्रेज थे जिन्होंने मतलब बॉन्ड बनवा लिया था कि तुम इतने 3/20 पे नील की खेती करोगे ही करोगे, वो भैया छोड़ने के तैयार नहीं थे। ठीक, नील खरीद भी नहीं रहे तो नील की खेती भी कंपलसरी करवा रहे थे, और कह रहे थे अगर ये तुम ना करो, नील की खेती ना करो, तो हमको टैक्स बढ़ा के दो या इसके बदले हमको पैसा दो। ठीक, तो इसी के विरोध में क्या हुआ, गांधी जी ने पहले जाके चंपारण में आंदोलन किया। चंपारण में पहला सत्याग्रह आंदोलन किया जो कि सक्सेस रहा, और फिर क्या हुआ, नीलहों ने नील की खेती करवानी बंद कर दी। जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने क्या किया, नील की खेती वाला प्रोविजन हटा लिया। तो इसी प्रकार से चंपारण आंदोलन गांधी का पहला सफल आंदोलन था, और पहला क्या था, सत्याग्रह था। ठीक, इसके बाद बात करते हैं दूसरा हमारा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। किसके लिए था, मिल मजदूरों के लिए था। ठीक, अब देखो गांधी जी के साथ किसान जुड़ गए यहाँ से। ठीक, अब मजदूर यहाँ से जुड़ जाएंगे, कैसे, देखो भैया, अहमदाबाद यानी गुजरात में अहमदाबाद में भैया एक मिल लगी हुई थी। ठीक, गुजरात में बात जो है करीब 1917, 16, 18 की है। इस बीच में जो है वहाँ पर प्लेग फैला हुआ था। क्या फैला हुआ था, प्लेग फैला हुआ था। इस प्लेग के चलते जो है, जो ये फैक्ट्री थी हमारी, इसने क्या किया था, वहाँ के मजदूरों को बोनस देना स्टार्ट कर दिया था। ठीक, बोनस देना स्टार्ट कर दिया था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, प्लेग समाप्त हुआ। वहाँ से प्लेग समाप्त हुआ तो मिल मालिक कह रहे थे कि अब जो है हम बोनस क्या करेंगे, नहीं देंगे, समाप्त करेंगे। लेकिन जो मजदूर थे वो क्या कह रहे थे, मजदूरों की क्या डिमांड थी, देखो भैया ऐसा है कि 1914 से लेकर 1918 तक जो है ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, और प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण जो है हर चीज़ की कीमत 4-4, 5-5 गुना बढ़ चुकी है। जो पहले चीज़ 4 रुपये की मिलती थी, आज कितने की मिल रही है, 20 रुपये की मिल रही है। ठीक, तो अब हमको क्या करना है भैया, खरीदना बहुत, हर चीज़ वैसे ही मुश्किल है। मतलब जो प्लेग बोनस आप दे रहे हैं उसके बाद भी हमें जो है घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अगर प्लेग बोनस समाप्त हो गया तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। ठीक, तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अपना जो है मजदूर आंदोलन कर रहे थे। मजदूरों ने यहाँ तक डिमांड कर दी कि ऐसा करिए आप 35% प्लेग बोनस जारी रखिए, बाकी 65% समाप्त कर लीजिए। ठीक,
लेकिन भैया मिल मालिक मानने को तैयार नहीं थे। अब गांधी जी यहाँ पहुँचे, गांधी जी यहाँ पहुँचे, इंटरफेयर किया। गांधी जी ने इंटरफेयर करके क्या किया भैया, लास्टली जो है मिल मालिकों को 35% पे मनवा लिया। यहाँ पर जो है गांधी ने पहली बार अपने अनशन का प्रयोग किया था, यानी हड़ताल का प्रयोग किया था। ठीक है, पहली बार क्या किया था, हड़ताल का प्रयोग किया था। हड़ताल यहाँ पर करवा दिए। ठीक, ये कब हुआ था, 1918 में। ठीक, उसके बाद खेड़ा भी हमारा जो है गुजरात का ही है, ये भी 1918 में ही हुआ था। खेड़ा भी गुजरात का है, ये भी 1918 में हुआ था। ये भी हमारा क्या है, सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। खेड़ा में क्या था, खेड़ा की कहानी याद रखना है भैया, 1918 में हुआ था। इसमें भैया ऐसा था कि देखो, खेड़ा में पड़ा था अकाल, और खेड़ा में जब अकाल पड़ा था फिर भी जो है अंग्रेज कह रहे थे कि हमको टैक्स दो। अकाल के कारण वैसे ही कुछ पैदा नहीं हुआ था, तो टैक्स देते कहाँ से। ठीक, तो टैक्स के लिए जो है ये डिमांड कर रहे थे अंग्रेज। ठीक, अंग्रेज अधिकारी जो डीएम था वहाँ का, वो डिमांड कर रहा था। तब गांधी जी जो है गए और खेड़ा में इंटरफेयर किया, और गांधी जी ने खेड़ा में इंटरफेयर करके कहा कि अब जो है ये जो खेड़ा के किसान हैं ये क्या करेंगे भैया, आपको नहीं देंगे क्या टैक्स कोई भी। ठीक, टैक्स कोई भी नहीं देंगे। ठीक, गांधी जी ने डिमांड रखी कि ऐसा है भैया, जो अकाल में टैक्स देने लायक हैं उनसे टैक्स लिया जाए, और जो गरीब किसान है उनसे टैक्स ना लिया जाए। ठीक, गांधी जी ने एक कोटेशन भी दिया, कहा कि ऐसा है देखो भैया, तुम्हारे कानून में ही एक चीज़ लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है तुम्हारे कानून में कि अगर कभी विषम परिस्थितियां आती हैं तो हम टैक्स को घटाएंगे या नहीं लेंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक, तो आप जो है अपने कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गांधी जी तो वकील थे, सब चीज़ें पढ़े हुए थे, तो यही जाके जो है खेड़ा में इम्प्लीमेंट करवाया, जिसके बाद जो है अंग्रेज अधिकारियों को उनके सामने झुकना पड़ा। तो 3 हमारे जो है शुरुआत के गांधी के बहुत ज़्यादा सफल आंदोलन रहे। इसी के बाद क्या हुआ, गांधी जी जो है पूरे भारत में फैल गए, और गांधी जी की क्या हुआ, चर्चाएं पूरे भारत में फैल गई। ठीक, जिसके बाद क्या हो, किसान, मजदूर, महिलाएं, पुरुष, बालक सब जो है इनके साथ में जुड़ने लगे गांधी जी के साथ में। उसके बाद जो है इन्होंने पहला जन आंदोलन स्टार्ट किया। कब, 1 अगस्त 1920 को हमारा पहला जन आंदोलन कौन सा है, असहयोग आंदोलन इसका सही जवाब है। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था गांधी जी ने। ठीक है, पूरी कहानी आपको हम बता दिया, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था, 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं निम्न में से कौन सा पुस्तक विशाख दत्त द्वारा रचित है। विशाख दत्त ने कौन सी किताब लिखी है, देखो अष्टाध्यायी तो लिखी है पाणिनि ने। पाणिनि हमारे क्या संस्कृत व्याकरण के बहुत बड़े ज्ञाता थे। मुद्रा राक्षस सही जवाब है इसका, विशाख दत्त ने लिखी थी। हर्षचरित किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने लिखी थी। किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने। और राजतरंगिणी हमारी किसने लिखी है, कल्हड़ ने लिखी है। ठीक, सारे नाम आपको याद रखने, अष्टाध्यायी पाणिनि, हर्षचरित हमारी किसने, बाणभट्ट, राजतरंगिणी कल्हड़, और मुद्रा राक्षस हमारी किसने लिखी थी, विशाख दत्त ने। सही जवाब है इसका। आगे बात करते हैं, भारतनाट्यम सांस्कृतिक नृत्य है भैया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। फटाफट आंसर दीजिए। भारतनाट्यम सही जवाब इसका है क्या, तमिलनाडु। तमिलनाडु का ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो याद रखना है आपको क्या, अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई, मतलब अंधेरे, आंध्र प्रदेश का क्या है, कुच्ची पूड़ी। अंधेरे में हमने क्या किया, कच्ची पूड़ी खा ली भैया, अंधेरे में पूड़ी बना तो कच्ची पूड़ी खा ली। ठीक, तो आंध्रा मतलब अंधेरे मतलब आंध्र प्रदेश, और कच्ची पूड़ी मतलब कुच्ची पूड़ी है। राजस्थान मतलब राजा तुम घूमो, घूमो मतलब घूमर। ठीक है, राजस्थान का क्या है, घूमर है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का हमारा कौन सा है, कत्थक है। ठीक, ऐसे हमारा असम, असम में हमारा क्या है, बिहू है। असम की बहू याद रख लो, असम में बिहू है। ठीक, ऐसे पंजाब का हमारा क्या है, भांगड़ा है। ये सारी चीज़ें तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक, इतने जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केरल का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। केरल का हमारा जो है मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम। ठीक, केरल का ये डांस फॉर्म है। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947। तो राष्ट्रीय ध्वज हमारा कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को पहली बार अपनाया गया था। यानी आज़ादी से 1 महीना पहले हम क्या किए थे, अपना राष्ट्रीय ध्वज अपना लिए थे, 22 जुलाई को ही। ठीक, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, 22 जुलाई 1947 को हम क्या किए थे, राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिए थे। 24 जनवरी 1950 को हमारा क्या हुआ था भैया, राष्ट्रगान अपनाए थे, राष्ट्रगीत अपनाए थे। ठीक, जनगण मन, वंदे मातरम, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, साथ में हमारा क्या, पहले राष्ट्रपति भी जो है कब बने थे, 24 जनवरी 1950 को। कौन बना था, राजेंद्र प्रसाद बने थे। 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, हमारा संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक, आगे बात करते हैं, भारत राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे भैया। पहली बात है, राज्य पुनर्गठन आयोग था क्या, देखो भैया,
जब देश हमारा आज़ादी के लिए मांग कर रहा था तो उस टाइम पर क्या था, जो हमारा देश आज़ादी के लिए मांग कर रहा था उस टाइम पर क्या था, लोगों ने जो है डिमांड रखी थी कि हम क्या करेंगे, भाषा के आधार पर अपने अपने राज्य बनाएंगे। ठीक, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू और एस के दर कमेटी जो है बनाई गई। ठीक, मतलब पूछा गया कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, तो एस के दर कमेटी बनाई गई 1948 में, जिसने मना कर दिया। ठीक, कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब और विरोध हुआ तो एक कमेटी बनाई कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, यानी जेवीपी कमेटी इसको कहा जाता है। ठीक, ये कमेटी बनाई, इसने भी भाषा के आधार पर मना कर दिया कि राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। फिर क्या हुआ, एक आंध्र प्रदेश के मतलब एक तमिल तेलुगु भाषी थे, मतलब गांधीवादी तेलुगु भाषी थे। ठीक, गांधीवादी नेता थे जिनका नाम था क्या, पोट्टी श्री रामुलु थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कर दिया भैया अनशन स्टार्ट कर दिया, भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी। और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। अब भैया जब इनकी डेथ हो गई तो भैया जो आंदोलन चल रहा था वो एग्रेसिव हो गया। जब एग्रेसिव हो गया तो उसी हड़बड़ाहट में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा 1953 में, जिसने क्या किया, सबसे पहले 1953 में ही आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषियों के लिए क्या किया, बना दिया आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक, तो पहला राज्य भाषा के आधार पर कौन गठित हुआ, आंध्र प्रदेश गठित हुआ। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, फजल अली बनाए गए थे, फजल अली की अध्यक्षता में। इसके 2 सदस्य और थे, एक का नाम था के.एम. पन्नीकर, क्या नाम था, के.एम. पन्नीकर, और एक का नाम था हृदयनाथ कुंजरू, एच.एन. कुंजरू। ठीक, ये जो है इसके 2 सदस्य और थे, फजल अली की अध्यक्षता में बना था ये। मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी है, जो पार्ट्स थे वो कितने थे मूल संविधान में, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखो भैया, मूल संविधान जब बनाया गया था संविधान में पार्ट्स थे 22। कितने पार्ट्स थे, 22। आर्टिकल्स कितने थे, 395। ठीक, शेड्यूल्स कितनी थी, 8। आज की कंडीशन में 8 शेड्यूल्स बढ़ के कितनी हो गई हैं, 12। पार्ट्स बढ़ के 22 से हो गए हैं 25। ठीक, आर्टिकल लगभग 465 470 कुछ वैसे हो गए, बढ़ते रहते हैं, कोई ना कोई संशोधन होता रहता है, आर्टिकल्स बढ़ते रहते हैं। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नागरिकता संबंधी उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में इसमें से दिया गया है। नागरिकता जो हमारी पार्ट 2 में दी गई है, सिटीजनशिप, वो किस अनुच्छेद में है, 5 से लेकर 11 तक है। ठीक, नागरिकता हमारी किस में है, 5 से 11 तक पार्ट 2 में। और पार्ट 1 में हमारा क्या है, भूभाग है, जमीन के बारे में जितनी जानकारी, कौन सा राज्य कौन सा यूटीज होगा, ये भूभाग हमारा किस में है, पार्ट 1 में है। पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल राइट से 12 से 35 तक, 36 से 51 तक हमारा क्या है, डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं। ठीक, मौलिक कर्तव्य जो हमारे हैं, ठीक, मौलिक कर्तव्य मतलब हमारे क्या क्या कर्तव्य होंगे। ठीक, इनको भाग किस भाग में जोड़ा गया, नए भाग जोड़े गए ना, तो भाग 4A में इसको शामिल किया गया था। ठीक, इसके लिए नया आर्टिकल बनाया गया था 51A। ठीक, इसमें फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी डाली गई कि हमारे क्या क्या कर्तव्य होंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें, हम राष्ट्र के जो एकता अखंडता बनाए रखेंगे, सभी धर्मों का समान भाव रखेंगे, ये सब चीज़ें क्या हमारे मौलिक कर्तव्यों में लिखी गई हैं। ठीक, तो ये मूल संविधान में थे नहीं, मूल संविधान में थे नहीं। इसको बाद में जो है एक कमेटी बनाई गई जिसे हम कहते हैं स्वर्ण सिंह समिति। ठीक, स्वर्ण सिंह समिति कब बनी, 1976 में। इसी ने क्या किया, अनुशंसा किया कि मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े जाएं। तो 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया कब, 1976 में। फिर 1976 में ही क्या हुआ, इसको शामिल किया गया किसमें, संविधान में, मौलिक कर्तव्यों के रूप में। ठीक, ऐसे हमारा एक समिति तारकुंडे समिति 1974 में। हमारी तारकुंडे समिति क्या बताती है, इसने जो है जैसे वोटिंग राइट हमारा देखते हो, अब 18 साल के हो जाते हो तो अब वोट दे पाते हो, ये किसकी मेहरबानी थी, तारकुंडे समिति की। ठीक, उन्होंने तार में जो है कुंडे लगाए, अब कहा कि ऐसा है, पहले 21 साल थी एज, 21 साल बाद वोट देने लायक होते थे, तो उन्होंने कहा कि भैया 18 साल में लड़के जवान हो जा रहे हैं, तो 18 साल में क्या करो, वोट दिलवाने लगो। तो तारकुंडे समिति ने 18 साल एज घटाकर कर दी थी किसकी, वयस्कता की। ठीक, इसके बाद एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री यानी कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये किस अनुच्छेद के तहत जो है दिया गया है। देखो कहते हैं राज्य जो है एग्रीकल्चर और पशुपालन के लिए काम करता है, तो राज्य के लिए ये बताया गया है राज्य को कि तुम इसके लिए काम करो, तो वो बताने का काम कौन करता है, आर्टिकल 48 करता है। देखो डीपीएसपी आपको बताया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये क्या है, ये सरकार के कर्तव्य हैं। सरकार के कर्तव्य कितने आर्टिकल, 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक ये दिए गए हैं। कहाँ से, 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक ये दिए गए हैं। इसी में जो आर्टिकल 48 है ये हमारा क्या बताता है कि भैया कृषि एवं पशुपालन का संगठन भी राज्य को देखना है। ठीक, ऐसे आर्टिकल 40 क्या बताता है राज्य को कि भैया ग्राम पंचायत का गठन करो तुम।
क्या करो, ग्राम पंचायत का गठन करो, ग्राम पंचायत वाले चुनाव करो, प्रधान वर्धान बनाओ। ऐसे आर्टिकल 50 क्या कहता है कि भैया कार्यपालिका को न्यायपालिका यानी जज जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव को क्या करो, पृथक करो, अलग अलग रखो। जुडिशरी का इंटरफेयर न्यायपालिका में ना हो, न्यायपालिका का जुडिशरी में ना हो। ठीक, ये आर्टिकल 50 कहता है। ऐसे आर्टिकल 44 हमारा क्या कहता है, देखो 44 क्या है, एक दूसरे से समान है, तो इसलिए हमको चार चार समान है ना, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक समान सिविल संहिता। ठीक, एक समान सिविल संहिता को कौन बताता है कि सबके लिए जो कानून रहेगा सबके लिए एक रहेगा। ये कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 44। ठीक, एक समान मतलब भैया देखो 4 4 44 है, तभी एक समान सिविल संहिता को दर्शाता है, याद कर लो इसी से। भारत में अभी तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है आपको बताना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बताओ भैया। तो भारत में देखो भैया सबसे पहली बार आपातकाल लगा था कब, 1962 में जब चाइना युद्ध हुआ था। उसके बाद लगा 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ। उसके बाद लगा 1975 में जब कोई युद्ध नहीं हुआ था, आंतरिक असंतोष के आधार पर लगा दिया गया था, इंदिरा गांधी ने 1975 में लगाया था जो। ठीक, तो 3 बार अभी तक जो है क्या हुआ है, भारत में लग चुका है आपातकाल। ठीक, आगे बात करते हैं। वह स्थिति जिस समय पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है उसे क्या कहते हैं, पेरिहीलियन, एपीहीलियन, सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स। देखो भैया एक सेंटर पे हमारे सूर्य है, पृथ्वी इसका चक्कर काटती है तो गोल गोल अवस्था में नहीं काटती है, कुछ ऐसे काटती है। ठीक, तो जब यहाँ पर पृथ्वी होती है तब सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, और जब इस कोने में होती है सूर्य के सबसे दूर होती है। जब सबसे पास में होती है पृथ्वी सूर्य के, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम क्या, पास है, मतलब पी फॉर पास, पी फॉर पेरीहीलियन। पेरीहीलियन मतलब उपसौर बोलते हैं। ऐसे जब दूर होती तो उसे बोलते हैं एपीहीलियन। एपीहीलियन मतलब अपसौर बोलते हैं। तो पास पास है तो मतलब पेरीहीलियन, मतलब ये जवाब सही है। पास ही तो पूछ रहा है, तो पास भैया क्या है, उपसौर। अपसौर जब दूर होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है, देखो भैया ये सूर्य देवता है, ठीक, ये हमारा चंद्रमा बीच में घुस गया, पृथ्वी आ गई, तो हमारा क्या हुआ, हमको सूर्य ढंग से दिखाई नहीं देगा, तो ये हो गया हमारा सूर्य ग्रहण। ऐसे ही हमारा क्या हो, सूर्य तो यहीं रहेगा, ठीक, अब पृथ्वी हमारी इधर आ जाए, चंद्रमा हमारा इधर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण जिस दिन होता है उस दिन क्या होता है, पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा वाली रात में ही हमारा क्या होता है, चंद्र ग्रहण। ऐसा नहीं कि जितनी भी पूर्णिमा होती है सब पे चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन किसी किसी पूर्णिमा पे चंद्र ग्रहण होता है, पूर्णिमा पे ही होगा जब चंद्र ग्रहण होगा। ऐसे सूर्य ग्रहण हमारा क्या होता है, अमावस्या के दिन होता है। ऐसा नहीं कि हर अमावस्या पे सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन जब सूर्य ग्रहण होगा तब उस दिन कौन क्या होगा, अमावस्या हमेशा होगी। ठीक, ये ध्यान रखना। चलो, धन विधेयक का संबंध किस आर्टिकल से है, तो धन विधेयक हमारा जो है आर्टिकल 110 में बताया गया है। आर्टिकल 110 में क्या है, धन विधेयक है। धन विधेयक भैया बहुत स्पेशल प्रोविजन है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये बताने का काम कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक, 112 हमारा क्या बताता है, विनियोग विधेयक बताता है, विनियोग विधेयक के बारे में। वो सारे विधेयक जो मतलब धन से संबंधित हैं लेकिन धन विधेयक नहीं है, वो सारे विधेयक क्या होंगे, धन विनियोग विधेयक होते हैं। 123 हमारा क्या बताता है, ऑर्डिनेंस, आपको कई बार बता चुके हैं। 129 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 129 बताता है सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि सुप्रीम कोर्ट जब कोई भी फैसला देगी, सुप्रीम कोर्ट जब कोई भी फैसला देती है तो फैसला क्या होता है, एक अभिलेख बन जाता है, वही उसका कानून बन जाता है। ठीक, तो उसकी लोअर कोर्ट जो होंगी उसी फैसले को क्या करेंगी, मानेंगी। ठीक, अगर उसके फैसले को बदलना है तो अगर उससे बड़ी बेंच बनाई जाएगी तभी उस फैसले को बदल सकती है। मतलब अगर 7 जज ने मिल के, ठीक, 7 जजेस ने मिलकर एक फैसला दिया है और उस फैसले को बदलना है तो 7 से ज़्यादा नहीं 8 जज की बेंच ही उस फैसले को बदल सकती है, उससे कम की बेंच उस फैसले को नहीं बदल सकती है, क्योंकि वो कानून बन चुका है। 129 के तहत ये होता है। मतलब ये एक लाइन में कहें तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, अभिलेख न्यायालय है। ये कौन बताता है, 129 बताता है कि जितना भी सुप्रीम कोर्ट ने किया वो सब क्या बन जाएगा, अभिलेख बन जाएगा लोअर कोर्ट्स के लिए। ठीक, वही कानून बन जाएगा। आगे, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, पृथ्वी के सबसे पास में कौन सा ग्रह है, देखो भैया ये सूर्य है। सूर्य के बाद सबसे पहला ग्रह जो पड़ता है वो कौन पड़ता है, मरकरी पड़ता है। ठीक, मरकरी के बाद जो सेकंड ग्रह पड़ता है कौन पड़ता है, शुक्र पड़ता है। शुक्र के बाद कौन पड़ता है, पृथ्वी पड़ता है, और पृथ्वी के बाद कौन पड़ता है, मंगल पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है सबसे नज़दीक पृथ्वी के ग्रह यह वाला है, यह वाला मतलब शुक्र, वीनस है। ठीक, ये वाला हमारा जो है मार्स थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। ठीक, और बुध तो दूर है ही है। ठीक, तो सबसे जो हमारा पास में है पृथ्वी के वो कौन है, शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह भी क्या है, शुक्र माना जाता है। ठीक, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र माना जाता है। अच्छा बताओ,
ये हमारा जो है सूर्य है, सूर्य के पास बुध है, उसके बाद शुक्र है। बुध इतना सूर्य के पास है, जो मरकरी है सूर्य के पास है, वीनस दूर है फिर भी मरकरी से। तो बताओ ये मरकरी इतना गर्म क्यों नहीं है? कारण इसका ये है कि वीनस में क्या होता है, वीनस में CO2 पाई जाती है, वो भी कितनी 98% तक। और CO2 हमारी क्या करती है भैया, CO2 हमारी क्या करती है, ग्रीन हाउस गैस का काम करती है। तो जो जितनी भी सोलर रेडिएशंस आती हैं उनको क्या करती है, बाहर ही निकलने नहीं देती वातावरण से। इसीलिए जो है शुक्र का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। जबकि बुध में क्या होता है, जितनी भी टेम्परेचर जो है दिन के समय जितना आता है, रात के समय उतना रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसीलिए जो है बुध उतना गर्म नहीं हो पाता शुक्र के जितना। ठीक, शुक्र इसीलिए सबसे गर्म ग्रह पृथ्वी का है, ध्यान रखना इस चीज़ को। इनमें से कौन सा बौना ग्रह नहीं है भैया, ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट पूछ रहा, कौन सा नहीं है आपको बताना है। ठीक है, प्लूटो, वरुण, सेरस या 2003 UB 313, आपको बताना है इसमें कौन सा बौना ग्रह नहीं है। देखो भैया, बौने ग्रह हमारे जो होते हैं इनमें जो है, देखो वरुण हमारा क्या है, ग्रह है, ना कि बौना ग्रह। वरुण हमारा क्या है, ग्रह है। आप टोटल कितने 8 ग्रह हैं, 4 तो आप लोग पढ़ ही लिए, बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। ठीक, इसके अलावा पृथ्वी आप लोग पढ़ दिए, 5 हो गए। इसके अलावा क्या पढ़ते हैं, अरुण, वरुण और हमारा क्या बचा, शनि, सैटर्न। ठीक, ये हमारे क्या हैं, ग्रह हैं। तो अरुण वरुण हमारे क्या हैं, ग्रह हैं, ना कि बौना ग्रह। प्लूटो हमारा पहले ग्रह था, लेकिन 2006 से इसको क्या बना दिया गया है, बौना ग्रह बना दिया गया है। सेरस और 2003 UB 313 जो है, ये तो हमारे बौने ग्रह हैं, खोजे गए। 2003 UB 313 का नाम इसलिए क्योंकि इसको खोजा 2003 में गया था, इसीलिए जो है इसका नाम क्या रखा गया, 2003 UB 313 नंबर इसको दे दिए। ठीक, आगे बात करते हैं। जिस समय 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर में 2 बज रहे हों, उस समय 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितने बज रहे होंगे भैया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट समझो। ये हमारा 0 डिग्री देशांतर है, ये जो खड़ी रेखाएं यानी जो लॉन्गिट्यूड है, इन्हीं को हम बोलते हैं देशांतर। ये 0 डिग्री देशांतर है, ये हमारा क्या है, मानक समय रेखा, यही से निर्धारित होती है विश्व भर की। ठीक, इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि एक देशांतर अगर हम ईस्ट में बढ़ते, ये ईस्ट है हमारा, ये वेस्ट है, एक देशांतर अगर हम ईस्ट में बढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है, 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। एक देशांतर अगर हम इधर बढ़ते हैं तो -4 मिनट हो जाता है, यानी 4 मिनट घट जाता है। ठीक, ईस्ट में बढ़ते हैं, हम कहाँ बढ़ रहे हैं, पूर्व मतलब ईस्ट में ही बढ़ रहे हैं। कितना बढ़ रहे हैं, 30 मिनट बढ़ना है हमको। कितना बढ़ रहा है, 30 मिनट, 30 डिग्री बढ़ रहे हैं ना, 30 डिग्री बढ़ रहा है, 30 डिग्री मतलब 30 गुणे 4 कर देंगे। 1 डिग्री के लिए कितना, 4 मिनट, तो 30 डिग्री के लिए कितना, 30 चक्को 120 मिनट मतलब 2 घंटे, 120 मिनट मतलब 2 घंटे। तो इसका मतलब है यहाँ 2 बज रहे हैं, तो इधर कितने बज रहे होंगे, शाम के 4 बज रहे होंगे। ठीक, यही बात अगर पूर्वी की जगह यहाँ पर पश्चिमी लिखा होता तो 2 घंटे हम घटा देते तो कितना, 2 बज रहा तो 12 बज रहा होता दोपहर का। ठीक, बात समझ में आई। मतलब देशांतर से जब हम पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर बढ़ते हैं तो टाइम एक देशांतर बढ़ने पर 4 मिनट बढ़ जाता है, पश्चिम की ओर बढ़ने पर एक देशांतर बढ़ने पर 4 मिनट टाइम घट जाता है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना। चलो, तो भैया इसका सही जवाब क्या होगा, 2 बज रहे और 4 बज रहे होंगे। ठीक, 30 मिनट में कितना, 30 गुणे 4 120 मिनट, 120 मिनट और 2 घंटा, 2 घंटा बढ़ जाएगा तो 2 बज रहे तो 4 बज जाएगा। ठीक, हाल ही में सिसिली द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। कुछ दिन पहले हाल ही में भैया क्या हुआ था, सिसिली द्वीप पर एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। अब सिसिली द्वीप है कहाँ पर, कौन सा विस्फोट हुआ था, कौन से ज्वालामुखी में, माउंट एटना, कोटापैक्सी, बैरन या फ्यूजियामा, आपको बताना है। देखो भैया, सिसिली द्वीप पर हमारा जो है एक ज्वालामुखी है जिसे हम कहते हैं माउंट एटना। ये हमारा जो है विस्फोट होता रहता है, एक्टिव ज्वालामुखी है माउंट एटना। ऐसे हमारा जो कोटापैक्सी है ये हमारा कहाँ है, एंडीज पर्वत पर पाया जाता है। कहाँ, एंडीज पर्वत पर। एंडीज पर्वत है कहाँ, ये इक्वाडोर वाले रीजन में पड़ता है। इक्वाडोर जहाँ से इक्वेटर होकर सबसे पहले एंटर करती है, ठीक, साउथ अमेरिका में, तो वहाँ पर क्या है, कोटापैक्सी पाया जाता है। ऐसे हमारा बैरन हमारा तो हमारे यहाँ ही है, अंडमान निकोबार में। भारत का एकमात्र जो है बैरन द्वीप पर क्या है, एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, बैरन द्वीप में। ऐसे हमारा फ्यूजियामा क्या है, ये जापान में है। ठीक, हाल ही में फटा कहाँ था, सिसिली द्वीप पर, वो कहाँ है, माउंट एटना। ठीक, याद रखना आपको। आगे बात करते हैं, भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है। देखो, राज्य विधानमंडल की अगर बात किया, जैसे उत्तर प्रदेश हमारा है, यूपी है हमारा, तो यूपी में हमारा क्या है, ये बाईकैमरल है, मतलब क्या, द्विसदनात्मक व्यवस्था है। जो यूपी में जो एक सदन होता है, जो उच्च सदन होता है, उसे हम कहते हैं विधान परिषद कहते हैं। जो निम्न सदन होता है उसे हम कहते हैं क्या, विधान सभा। इंग्लिश में इसे कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, इसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, यहाँ विधायक हम चुन के भेजते हैं, MLAs,
यहाँ हम क्या एमएलसी बनाते हैं, हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं देते विधान परिषद वालों को। विधान परिषद होना हर राज्य के लिए कंपल्सन नहीं है, ठीक है। तो भारत भर में सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य हैं देखो, टच के 3 राज्य याद रखने हैं। यूपी तो अपना हाई है, और यूपी से टच वाला हमारा क्या, बिहार है, ठीक। यूपी बिहार याद कर लो। साथ में कर्नाटक है, कर्नाटक के जस्ट ऊपर हमारा क्या है, महाराष्ट्र है, ये 2 याद कर लो, ठीक। इसके अलावा क्या, ये हमारा आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से टच वाला हमारा क्या, तेलंगाना याद कर लो। तो ये 6 राज्यों में हमारा क्या है, अभी तक क्या है, विधान परिषद है। अभी तक 7 राज्यों में थी, जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया क्योंकि अब राज्य ही नहीं बचा, वो तो यूटी हो गया, इसलिए अब 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद बची है, ठीक। आगे बात करते हैं 26 नंबर, उत्तरी भारत एवं पाकिस्तान से संबंधित गर्म स्थानीय हवाएं कहलाती हैं। तो मेरे भैया गर्म गर्म जो हवा चलती है उससे क्या कहते हो तुम, हम लोग भारत में क्या कहते हैं, लू चल रही, बहुत तेज लू चल रही, तो वही हमारा क्या है, लू हमारा क्या है, उत्तर भारत में हवा चलती है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, गर्म हवा। ऐसे नार्वेस्टर हमारी गर्म हवा स्थानीय हवा है, ये चलती कहाँ, न्यूजीलैंड में। याद रखो भैया, न्यूज कहाँ पढ़नी है, नार्वेस्टर में, नार्वेस्टर में न्यूजीलैंड याद रखना है एनएन से। मिस्ट्रल हमारी चलती है स्पेन में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बोरा लेके भैया सोनिया गांधी चली गई इटली, समझे, बोरा लेके चली गई इटली, तो इटली की सोनिया गांधी है ना, तो याद रखो भैया बोरा लेके कहाँ चली गई थी, इटली चली गई थी, तो बोरा हमारा कहाँ की है, इटली की हवा है, ठीक। मिस्ट्रल और बोरा हमारी क्या है, 2 ठंडी हवाएं हैं, ठंडी स्थानीय हवाएं। लू और नार्वेस्टर हमारी क्या है, गर्म हवाएं, ध्यान रखना ये चीज़ को, ठीक। आगे बात करते हैं, चक्रवातों के स्थानीय नाम में विली विली किससे संबंधित है, विली विली। देखो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अलग अलग नाम दिए गए हैं अलग अलग जगह पर आने के कारण। तो विली विली कहाँ बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, हिंद महासागर है, दक्षिण चीन सागर, आपको बताना है। देखो भैया, दक्षिण चीन सागर में हम बोलते हैं इसको टाइफून, क्या बोलते हैं, टाइफून, ठीक। हिंद महासागर में हम क्या बोलते हैं, जो हिंद महासागर हमारा, यहाँ हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन ही बोलते हैं, ठीक। यूएसए में हम इसको बोलते हैं क्या, टॉर्नेडो, या इसी को दूसरा नाम भी हम देते हैं टॉर्नेडो को। जो प्रशांत महासागर में आते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, हरिकेन्स, क्या बोलते हैं, हरिकेन्स। टॉर्नेडो हरिकेन्स कहाँ, यूएसए में। ऑस्ट्रेलिया में हम बोलते हैं इनको विली विली, ठीक। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातों को क्या आ जाता है, विली विली, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, किस सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। सर्वाधिक लवणता मतलब सैलिनिटी भैया पूछी जा रही है, तो वान झील में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है, ठीक है। वान झील तुर्की में है, इसमें सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। आगे बात करते हैं, निम्न में से जो मैदान है, घास के मैदान को सही सुमेलित करना है। देखो भैया, आपको बताए थे प्रेयर कौन करता है, पिछली बार भी क्वेश्चन लाए थे एक हमेशा, प्रेयर कर कर के जो है अमेरिका विश्व का सबसे महान देश हो गया। तो प्रेयरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, यूएसए में, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया तो याद रखिएगा। प्रेयरीज कहाँ पाए जाते हैं, यूएसए में, प्रेयर करते हैं यूएसए वाले, ठीक। ऐसे हमारा स्टेप में डांस हम लोग करते हैं अपने यहाँ, यूरोप और एशिया वाले मिल के करते हैं, स्टेप से स्टेप मिला के, यूरोप और एशिया स्टेप से स्टेप मिलाता है तो स्टेपीज पाया जाता है वहाँ। वेल्ड जो हमारा, वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ऐसे हमारा लानोज कहाँ पाए जाते हैं, गुयाना में पाए जाते हैं। तो सही आंसर इसका क्या होगा, आपको एक मिल गया, प्रेरीज यूएसए, यानी पहले का तीसरा, मतलब भैया पहला दूसरा ऑप्शन इसका सही है, ठीक। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। निम्न में से किस नदी का उद्गम मानसरोवर झील में नहीं, आपको फटाफट आंसर देना है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ठीक। तो देखो भैया, सिंधु तो मानसरोवर से है, ब्रह्मपुत्र सतलज भी मानसरोवर से। गंगा का उद्गम तो अपने यहाँ उत्तराखंड से हो रहा है, तिब्बत थोड़ी जाना पड़ता है मानसरोवर, तो उत्तराखंड से हो रहा है, तो हमारा क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर से भी हो रहा है, गंगोत्री से हो रहा है, तो गंगा हमारा क्या है, मानसरोवर झील से उद्गम नहीं है। इसका सही जवाब क्या होगा, गंगा होगा। आगे बात करते हैं, हाल ही में कन्या सुमंगला योजना चलाई गई है किस राज्य के द्वारा, ठीक है। ये हमारी जो है 7 फरवरी को कौन सी योजना चलाई गई थी 2019 में, कन्या सुमंगला योजना चलाई गई थी, ठीक। 7 फरवरी 2019 को, ठीक है। किसने चलाई थी ये आपको बताना है, कौन से राज्य ने। कन्या सुमंगला योजना जो है चलाई गई है किसके द्वारा, 7 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश द्वारा चलाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है क्या, देखो भैया, जब किसी के घर में क्या होगा, लड़की जन्म लेगी तो उसको क्या मिलेगा, 2000 रुपया मिलेगा जन्म लेते ही, ठीक। अगर उसके बाद 6 स्टेजेस में पैसा देंगे, जन्म पे देखें, देखो बर्थ पे देंगे 2000 रुपये, ठीक, 2K लिख देते हैं हम, ठीक। उसके बाद क्या होगा, साल भर के अंदर तुम सारे क्या करो, सारी वैक्सीन्स लगवा लो, सारे टीके उसके लगवा लो, तब 1000 रुपया और दिया जाएगा तुमको, ठीक। उसको पहली बार जब तुम स्कूल भेजोगे, पहली बार स्कूल जब एडमिशन करवाओगे, तब तुमको फिर 2000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या होगा, उसको जब 6 में एडमिशन करवाओगे, 6th में, तब फिर 2000 रुपये दिए जाएंगे,
ठीक, उसके बाद क्या करो, उसका 9th में जब एडमिशन करवा दोगे 9th to 12th के लिए, तब उसको क्या होगा 3,000 रुपये दिए जाएंगे। ऐसे जब तुम क्या करो ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा दोगे, कहाँ ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा दोगे, मतलब 10th 12th पास करके ग्रेजुएशन में जैसे एडमिशन होगा उसको क्या मिलेंगे 5,000 रुपये मिलेंगे। ये जो है सबके लिए योजना चलाई गई, उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई, इसे हम कहते हैं कन्या सुमंगला योजना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, तो याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको बता दी हमने। जन्म के समय 2,000 देंगे, 1,000 आप टीका लगवा लें तो देंगे, मतलब लड़की अगर पैदा होती है आपके घर में तो इतनी सारी फायदे आपको मिलने हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कन्या सुमंगला योजना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया योजना। याद रखिएगा किस सरकार ने चलाई, उत्तर प्रदेश ने, योगी बाबा ने। मनुष्य में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। कहाँ से भैया तुम भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है, मतलब मुंह में रखते ही पचने लगता है क्या, या गले में या पेट में या आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन या ईसोफेगस, ईसोफेगस मतलब कहाँ गले वाली जो आहार नाल होती वहीं पे, मतलब या फिर माउथ कैविटी में ही जाते ही पचने लगता है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या है, भोजन का पाचन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, माउथ कैविटी से हो जाता है। माउथ कैविटी में जैसे लार हम लोग मिलाते हैं तो लार में एंजाइम पाया जाता है, कौन सा, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, कौन सा, टाइलिन एंजाइम। ये टाइलिन एंजाइम जो पाया जाता है हमारा, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट कर देता है, शुगर का पाचन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो माउथ कैविटी से हमारा क्या होता है, भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है मुंह से एंटर करते ही। ठीक, आगे बात करते हैं पित्त रस का श्रावण। पित्त रस जो हमारा भोजन को पचाने के लिए आवश्यक होता है, इसका श्रावण कौन सी ग्रंथि द्वारा होता है, लार ग्रंथ, यकृत, अग्न्याशय या आंत। तो भैया यकृत का बहुत जरूरी काम है हमारा क्या, पित्त रस का श्रावण करना। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ऐसे जो हमारे अग्न्याशय ग्लैंड पाई जाती है, पैनक्रियाज ग्लैंड, ये क्या होती है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन बोथ होती है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। एक्सो और इंडो बोथ होती है, मिश्रित ग्रंथ होती है, ये भी हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं, ग्लूकोज के एक अणु से पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। देखो भैया, हम लोग श्वसन करते हैं, क्या करते हैं, श्वसन, श्वसन रिस्पिरेशन कहते हैं किसको है, तो हिंदी में अगर एक लाइन में समझें तो भोजन के जारण को श्वसन कहते हैं। जब हम लोग खाना खाए हैं वो पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए, उससे हमको एनर्जी मिल जाए, इसको क्या बोलते हैं, हम श्वसन बोलते हैं, रिस्पिरेशन बोलते हैं। तो इस श्वसन से हमारा जो है एक ग्लूकोज का अणु जो हमारा होता है, एक ग्लूकोज का अणु जो हमारा होता है उससे हमको कितनी एनर्जी मिलती है ये पूछ रहा है। ठीक, तो एक ग्लूकोज के अणु से हमारा देखो पूरे तरीके से ऑक्सीकरण हो जाए, बात समझो, ग्लूकोज से हमारा एक बनता है हमारा क्या, पायरुविक एसिड, ये हमारे बनते हैं 2, एक ग्लूकोज से हमारे 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हमको जो है 2 एटीपी जो है प्राप्त होते हैं, कितने, 2 एटीपी। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ऐसे ही दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा हमारा इसी के बाद की प्रक्रिया है वो, उसमें क्या होता है, एक पायरुविक एसिड से जो है कितने एटीपी बनते हैं, 18, कितने एटीपी, 18। ठीक, तो एक पायरुविक एसिड से और एक पायरुविक एसिड, वहाँ बन कितने रहे थे, 2 पायरुविक एसिड बन रहे थे, मतलब दूसरे से भी 18 बनेंगे, मतलब पायरुविक एसिड मिलके कितने बना देंगे, 36 एटीपी, और 2 ग्लाइकोलिसिस में पहले बन चुके थे, तो हमारे पास टोटल कितने एटीपी हो जाएंगे, 38 एटीपी। जो बाद वाला प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक, रिस्पिरेशन में होती है 2 प्रोसेस, कौन कौन सा, एक होता है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा होता है क्या, क्रेब्स। ठीक, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स, ग्लाइकोलिसिस में बने 2 एटीपी, क्रेब्स में बने हमारे 36 एटीपी, तो टोटल हमारे कितने बढ़ गए, 38 एटीपी बनते हैं पूरे एक ग्लूकोज से। ठीक, ये प्रक्रिया जब आपको हम क्या पढ़ाएंगे, फिजियोलॉजी वाली क्लासेस लेंगे तब आपको ढंग से एकदम रिस्पिरेशन पूरा एक एक प्रक्रिया पढ़ाएंगे, कैसे ग्लूकोज, एक ग्लूकोज से कैसे 2 पायरुविक एसिड बनते हैं एक एक प्रोसेस से। ठीक, आगे बात करते हैं, बंदी जीवन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बंदी जीवन पुस्तक किसने लिखी है, आपको बताना है भैया। सचिन सान्याल, भगत सिंह, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, आपको बताना है भैया। ये भैया कौन क्रांतिकारी नेता थे, बंदी जीवन बहुत क्रांतिकारी किताब है, ये लिखी किसने थी, सचिन सान्याल ने लिखी थी। याद रखिएगा, नाम आप लोग हो सकता है पहली बार सुने हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नेता थे। भगत सिंह के साथ में जेल में थे ये सचिन सान्याल। ठीक है, भगत सिंह को जब भगत सिंह ने क्या किया था, लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फोड़ा था ना, तो उस समय बम बनाने की कला किसने उनको सिखाई थी, सचिन सान्याल ने सिखाई थी, सचिंद्र सान्याल। उन्होंने जो किताब लिखी उसे क्या कहते हैं, बंदी जीवन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद बात करते हैं, भारत में रेलों का आरंभ, ट्रेन का स्टार्टिंग किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। देखो, ट्रेन पहली चली थी कब, 1853 में। ठीक, और 1853 में गवर्नर जनरल कौन था, डलहौजी, की 1849 से लेके 56 तक जो है गवर्नर जनरल रहा था ये।
49 से 56 तक। तो डलहौजी के टाइम पर ही क्या हुआ था, रेलों का विकास भारत में स्टार्ट हुआ था। कैनिंग ने फिर रेलों का बहुत तेजी से विस्तार किया। डफरिन के टाइम पर क्या हुआ था, कांग्रेस बनी थी। जो कांग्रेस का गठन हुआ था किसके टाइम पर हुआ था, लॉर्ड डफरिन के टाइम पर हुआ था। हार्डिंग जो है हमारे 1912 में 11 में थे, इन्हीं के काफिले पर जो है बम फेंका गया था 1912 में। ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज का। आगे बात करते हैं हम लोग प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। क्या है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, साइंस का क्वेश्चन है हमारा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा उत्सर्जित होता है। ठीक, पीयूष, थायराइड, अंडाशय या एड्रिनल, बताना है आपको। तो देखो भैया, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है हमारा क्या होता है, ओवरी ग्लैंड के द्वारा, ओवरी ग्लैंड के द्वारा होता है, यानी अंडाशय ग्रंथि के द्वारा होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता क्या हमारा है, महिलाओं में जब मतलब प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में जो उनके में शारीरिक बदलाव होते हैं या भी जो भी बदलाव होते हैं वो सब किसके कारण होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण होते हैं। स्तन ग्रंथियों का विकास होना या जितने भी उनके अंदर जो परिवर्तन आते हैं वो सब किस कारण से आते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण आते हैं। ठीक, अंडाशय ग्रंथि में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक, आगे बात करते हैं पेलाग्रा रोग का कारण क्या है। पेलाग्रा, देखो पेलाग्रा भैया हमारे बी से होने वाला रोग है, विटामिन B3 से होने वाला रोग है। B3 से, B3 का साइंटिफिक नेम क्या है हमारा, नियासिन। क्या नाम है, नियासिन या निकोटिनिक एसिड भी इसको बोलते हैं, नियासिन। या नियासिन जो हमारा है इसी कारण क्या होता है, हमारा पेलाग्रा होता है। ठीक, ऐसे हमारा जो है विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी होता है। आप सब लोग जानते हैं बी की कमी से बेरी, लेकिन B1 की कमी से बेरी होता है। साइंटिफिक नेम B1 का क्या है, थायमिन। क्या है, थायमिन। B2 का हमारा साइंटिफिक नेम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से हमारा जो रोग होता है वो होता है फोटोफोबिया। ठीक, इसमें क्या होता है, लिप्स क्रैकिंग हो जाती है, मतलब स्किन पे क्रैक्स पड़ते हैं, लिप्स पे क्रैक पड़ते हैं, ये सब हमारा क्या है, B2 की कमी से होता है। B3 में हमारा पेलाग्रा होता है। B5 में हमारा क्या होता है, एनीमिया होता है। B5 मतलब हमारा होता है, इसे बोलते हैं पेंटाथोइनिक एसिड। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, एनीमिया। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर भैया, देखो मैनचेस्टर एक जगह है, कहाँ की, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की। ठीक है, यूके में एक जगह है मैनचेस्टर, जो किसके लिए फेमस है, कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है, कपड़ा उद्योग के लिए बहुत फेमस है। तो वैसे भारत में अहमदाबाद किसके लिए फेमस है, कपड़ा उद्योग के लिए। तो अहमदाबाद को हम क्या कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर कह देते हैं इसके लिए। ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ऐसे बात करते हैं हम नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग कौन सा ईंधन यूज करते हैं, यूरेनियम यूज करते हैं। आजकल हम लोग यूज करने का प्रयास कर रहे हैं थोरियम, क्योंकि हमारे यहाँ थोरियम का भंडार बहुत सारे हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर के रूप में वैसे नॉर्मली यूरेनियम यूज किया जाता है। ठीक, तो इतने जो है हमारे जीएस के क्वेश्चन अब खत्म हुए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा एग्रीकल्चर वाला पोर्शन। स्टार्ट करते हैं हम क्या, अब एग्रीकल्चर वाला पोर्शन भैया धड़ाधड़। अब एग्रीकल्चर में आंसर रुक गए अगर तो फिर मज़ा नहीं आएगा। एग्रीकल्चर में कम से कम भैया जितने लोग देख रहे हो सब लोग आंसर दो भैया, और धड़ाधड़ पहले शेयर मार दो। एग्रीकल्चर वाला पोर्शन देखने के लिए जितने लोग भैया आप एग्रीकल्चर वाले जानते हो सबके पास एकदम फटाफट भैया क्या करो, पर्सनल मैसेज में कर दो, स्टेटस लगा दो, मतलब धुआं कर दो। ठीक, स्टार्ट करते हैं क्या हम भैया, एग्रीकल्चर। फादर ऑफ जीरो टीलेज कौन कौन है भैया, फादर ऑफ जीरो टीलेज। जीरो टीलेज क्या होता है भैया, जिसमें हम क्या करेंगे, प्राथमिक कर्षण क्रियाएं एकदम क्या करें ही ना। ठीक, जो हमारा टीलेज है वो करें ही ना, प्राथमिक जो प्राइमरी टीलेज है वो एकदम ना करें। सेकेंडरी टीलेज में हम क्या करेंगे, खाली लाइनें खींच के क्या करेंगे, बीज को अंदर घुसाएंगे, मतलब खाली सिर्फ उतना खेत, मतलब क्या करेंगे, उतनी हम लाइन बनाने के लिए बस उतनी खुदाई करेंगे कि बीज उसमें डाल सकें हम। ठीक, इसी को हम बोलते हैं जीरो टीलेज। इसके जो शब्द दिया था जीरो टीलेज, किसने दिया था, जेथरो टूल ने दिया था। लेकिन फादर इसके कौन है, फादर इसके हैं ग्लबलर बी ट्रिपलेट हैं। ठीक है, आंसर फटाफट देंगे आपको, फटाफट आंसर साथ में देना है। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग क्या है हमारे, ये फादर ऑफ क्या है, अरे यार नॉर्मन ई बोरलॉग क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन के पप्पा। ठीक है, इसके अलावा जेंथरो टूल हमारे क्या, हार्ड सोइंग हस्बेंड्री नाम की किताब लिखी थी, वीड साइंस के पापा हैं, वीड और ये वीड और टीले जुले शब्द इन्होंने दिया था पूरा। ठीक है, आगे बात करते हैं डियारा कल्टीवेशन किससे संबंधित है, कुकुम्बर, राइस, व्हीट, शुगर केन। बताओ भैया, थोड़ा सा बता देंगे भी तो फटाफट सब लोग बता दोगे। देखो भैया, नदी है, ये नदी के किनारे क्या होता है, रेत पड़ा होता है पूरा, ये रेत है, मान लो इधर से पूरा रेत फैला हुआ है। ये रेत में हम लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं किनारे इसी के क्या करते हैं, क्यारियाँ बना लेते हैं, उसी में हम लोग सब्जियाँ उगाने लगते हैं। इसी को हम कहते हैं डियारा कल्टीवेशन। अब बताओ डियारा कल्टीवेशन में क्या उगाओगे, चावल उगाने जाओगे क्या, कि धान की गन्ना नहीं उगाओगे कुछ, तुम उगाओगे खीरा। ठीक है, जितनी भी कुकर बेटेसी कुल की फैमिली की हैं, कुकर बेटेसी कुल की,
ठीक है, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, ये सब पैदा होते हैं किसमें, डियारा कल्टीवेशन में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे बात करते हैं, एपिकल बड डोमिनेंस इज कॉज्ड बाई, एपिकल बड डोमिनेंस मतलब भैया क्या, जो ये शीर्ष कलिका है इसको खूब तेजी से बढ़वार मिले, ये कौन भैया ऐसा काम करता है, कौन सा हार्मोन, तो ऑक्सिन हार्मोन ऐसे काम करता है। ऑक्सिन में बहुत सारे हैं, जानते हो, IBA, IAA, सब बहुत सारे, एंडोल ब्यूटारिक एसिड, एंडोलिस्टिक एसिड, ठीक है, सब बहुत सारे हैं। तो ये सब क्या करते हैं, एपिकल बट डोमिनेंस को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा साइकोसेल, ABA और एथिलीन, ये सारे हार्मोन हैं। तो एथिलीन हमारा क्या करता है, फल को पकाने का, प्रीमेच्योर जो मतलब फल को क्या करता है, पकाने का काम करता है, पका देता है। ठीक, साइकोसेल क्या करता है हमारा, ए स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप होता है। ABA हमारा क्या करता है, ए स्टोमेटा ओपनिंग टाइप होता है। ठीक है, और ये हमारा ABA क्या करता है, साइट स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप होता है, क्लोज कर देता है स्टोमेटा को। ठीक, जिबरेलिन हमारा क्या करता है, सेल के साइज को बड़ा कर देता है, सेल डिवीजन को बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, फल का आकार बढ़ जाता है। अंगूर में आकार अंगूर का बड़ा करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, जिबरेलिन यूज़ कर देते हैं। ठीक, ऐसे बात करते हैं हम। 44 नंबर पे आ जाओ, नेम ऑफ द वीट विच इज फर्स्ट बायोलॉजिकली कंट्रोल्ड, पहली बार बायोलॉजिकली कंट्रोल करने के लिए कौन सा बीड प्रयोग किया गया था, बताओ भैया। लेंटाना कैमारा को हम लोग कंट्रोल किए थे क्या पहली बार, या पार्थेनियम को, या इकाइनोक्लोआ को, या फेल्डिस माइनर को, गेहूं मामा, बताओ। तो भैया बायोलॉजिकली कंट्रोल हम लोग किसको किए थे, सही जवाब इसका है लेंटाना कैमरा। लेंटाना कैमरा को हम सबसे पहली बार कंट्रोल किए थे। इंसेक्ट का यूज किए थे हम, इंसेक्ट्स का यूज किए थे। ठीक है, लेंटाना कैमरा को कंट्रोल करने के लिए पहली बार एक ये क्या है, खरपतवार है एक, इस खरपतवार को यूज करने के लिए क्या हम कीड़ा डाल दिए भैया, इनके जो यूनिक खाते थे सिर्फ। ठीक है, बायोलॉजिकली कंट्रोल किए इनको हम, कोई दवा नहीं डाले, कीड़ा भेज दिए कि जाओ भैया खा लो पूरा लेंटाना कैमरा। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, कई बार पूछा गया है, जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा, जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इकाइनोकोआ क्लस्गिरली किस में लगता है, धान में लगता है। फेलिस माइनस किस में लगता है, गेहूं का मामा कहलाता है ये भैया। ठीक है, आगे बात करते हैं, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था, ब्लैकमैन, वाटसन, लीबिंग या सीटी पटेल, बताओ भैया। तो ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था, क्या बताया था, बताया कि भैया कि जो सबसे कम हमारे पास, जो सबसे लिमिट में होगा फैक्टर, वही सबसे ज्यादा क्या होगा, उसी के आधार पर पूरा प्रोडक्शन होगा। जैसे देखो एक तरीका बताते हैं याद करने का, लिमिटिंग फैक्टर समझने का। लिमिटिंग फैक्टर की बात समझो, हमारे पास क्या है, मान लो हमारे घर में रह रहे हैं, हम घर में रह रहे हैं, हमारे पास क्या है, एक बोरी चावल है। ठीक है, पानी भरा हुआ है एकदम, दाल हमारे पास बोरी भर रखी है, हमारे पास नमक है 2 चम्मच है, क्या है, नमक 2 चम्मच है। हमको खिचड़ी बनाना है, तो कितनी खिचड़ी हम बना सकते हैं, मतलब एक बोरी चावल है, पानी तो अथाह है, दाल भी अथाह है, लेकिन 2 चम्मच खाली हमारे पास नमक है। नमक डालना खिचड़ी में क्या है, कंपल्सन है, एसेंशियल है। तो खिचड़ी हमको उतनी ही बना सकते हैं जितनी उस 2 चम्मच नमक से बन पाएगी। ठीक है, तो मतलब जो सबसे कम मात्रा में हमारे पास न्यूट्रिएंट मिनरल अवेलेबल होंगे, वही जो है क्या करते हैं, प्रोडक्शन को डिसाइड करते हैं। जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं उनमें जो सबसे कम मात्रा में हमारे पास होगा, वही हमारे लिए क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन को बताएगा। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। किसने दिया था, ब्लैकमैन ने दिया था। ठीक है, और वाटसन ने क्या, मतलब लीबिंग ने क्या किया था, लॉ ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट वाला दिया था। और सीटी पटेल ने किया था, लॉ ऑफ मिनिमम दिया था लीबिंग ने, लॉ ऑफ मिनिमम, ये भी लगभग ऐसा ही था। ठीक है, ऐसे सीटी पटेल ने क्या खोजा था, पहला जो है H4 कॉटन में वैरायटी दी थी, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कॉटन 1970 में। पहली हाइब्रिड वैरायटी कॉटन की कौन सी थी, H4। किसने दिया था, सीटी पटेल ने। कब, 1970 में, याद रखना पूरी जानकारी। व्हेन इंटरक्रॉपिंग इज बेनिफिशियल, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो उसका कितना होगा, देखो भैया LER हमारा बताता है कौन सी इंटरक्रॉपिंग बेनिफिशियल रही, कौन सी हमारे लिए बेकार रही। LER होता क्या है एक्चुअल में, LER होता है कि भैया हमारा जो है एक फार्मूला है LER का, क्या होता है कि जो 2 फसलें हम जो इंटरक्रॉप में उगा रहे हैं, यानी A और B दोनों का प्रोडक्शन आपस में जोड़ लें, और बटे जो हमारी सोल क्रॉप थी ये A, इसका प्रोडक्शन ले लें। ठीक है, अगर A के प्रोडक्शन से ज़्यादा A और B से हमें फायदा हो रहा है मिलके, तो हमारा क्या है, 1 से ज़्यादा आ जाएगा भैया। ठीक, 1 से ज़्यादा आएगा तो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। अगर हम जितना A अकेले, यानी गन्ना अकेले, मान लो ये है
गन्ना और प्लस आलू हम बो रहे हैं एक साथ में, ठीक। गन्ना हमारे लिए मुख्य फसल है। ये मुख्य फसल गन्ना जो है मान लो 100 रुपये का फ़ायदा हमको करवा रही थी, और एक गन्ना और आलू मिलके हमको क्या किए, ये 50 रुपये का फ़ायदा कराए या 40 रुपये, इन दोनों मिलके कितना 90 रुपये का फ़ायदा कराए। तो क्या हमारे लिए इंटरक्रॉप बेनिफिशियल होगी? नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा। लेकिन अगर ये हमारे लिए 60 रुपये का फायदा कराए, ये हमारे लिए 70 रुपये का फायदा कराए, तो 130 हो गया। तो ये क्या 130/100 होगा, तो ये मोर देन 1 आएगा। तो एलईआर हमारे लिए क्या होता है? जब मोर देन 1 होता है तो यही दिखाता है कि क्या इंटरक्रॉप बेनिफिशियल है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। फार्मूला ध्यान रखिएगा, मतलब इंटरक्रॉप अपान सोलो क्रॉप। ठीक है, सोल क्रॉप अपान इंटरक्रॉप का फायदा देखना है हमको। तो अगर दोनों मिलकर जो है सोल क्रॉप से ज़्यादा फायदा करते हैं तो मोर देन 1 आ जाएगा। आगे बात करते हैं क्योरिंग। क्योरिंग किससे संबंधित भैया? क्या तंबाकू में क्योरिंग होती है, या चाय में? या तंबाकू, चाय और प्याज किसमें होती है? ऑल ऑफ एबव बताओ। तो भैया क्योरिंग का सही जवाब हमारा क्या है? ऑल ऑफ एबव है। तंबाकू में भी क्योरिंग की जाती है, चाय में भी क्योरिंग की जाती है, और प्याज में भी क्योरिंग की जाती है। ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायो फर्टिलाइजर यूज्ड इन सोयाबीन? कौन सा बायो फर्टिलाइजर सोयाबीन में यूज किया जाता है? सोयाबीन एक दलहनी फसल है, तो राइजोबियम यूज किया जाएगा तो तय है। लेकिन राइजोबियम में भी अलग अलग फसल के लिए अलग अलग प्रोविजंस है। तो कौन सा राइजोबियम सोयाबीन के लिए यूज करते हैं हम लोग? राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम ट्राइफोलाई या बीजीए? तो बीजीए तो पहले ही बाहर हो गया है, धान के लिए है। दलहनी फसलों में राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? मटर के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। जैपोनिकम हम लोग यूज करते हैं सोयाबीन के लिए। तो सही जवाब क्या है इसका? जैपोनिकम। और ट्राइफोली किसके लिए यूज करते हैं? बरसीम के लिए। ट्राइफोली मतलब ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम, किसका साइंटिफिक नेम है? बरसीम का। तो ट्राइफोलाई किस में यूज करेंगे? बरसीम में यूज करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी न्यूट्रिएंट किसने दिया था? आवश्यक पोषक तत्वों का नियम किसने दिया था? अर्नान एवं स्टाउट ने दिया था। किसने दिया था? अर्नान एवं स्टाउट ने। कब? 1939 में दिया था। ठीक है, 1939 में। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स किसने दिया था? अर्नान एंड स्टाउट ने दिया था। निकोलस ने क्या दिया था? फंक्शनल न्यूट्रिएंट दिया था। टर्म फंक्शनल न्यूट्रिएंट दिया था। किसने? निकोलस ने। ब्लैकमैन आपको बता चुके हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। और रॉबर्ट हिल ने हमारा क्या कहा था? रॉबर्ट हिल ने हमारी लाइट रिएक्शन बताई थी फोटोसिंथेसिस की, लाइट रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन हमारी ब्लैकमैन ने बताई थी। ध्यान रखना इस चीज को। तो क्या बताएं आपको? अर्नान एवं स्टाउट ने क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिया था, मतलब आवश्यक तत्व कितने होते हैं टोटल? पहले 17 होते थे, अब हो गए 18। ध्यान रखिएगा इस चीज को। एक बढ़ गया है। कौन सा बढ़ा है भैया? तो बढ़ गया है भैया कोबाल्ट। कोबाल्ट पहले फंक्शनल न्यूट्रिएंट में था लेकिन एसेंशियल नहीं था, तो अब एसेंशियल हो गया कोबाल्ट। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी शोज एंड न्यू लीव्स? नई नई पत्तियां भैया, इन पर जो है कौन से तत्व की कमियां शो करेंगी हमको? ये तत्व सामने लिखे हुए हैं। एनपीके एमजीएमओ की कमियां, या सल्फर, फेरस, मैग्नीशियम, कॉपर की, या जिंक की, या कैल्शियम और बोरान की? बताओ भैया। तो भैया देखो, एनपीके एमजीएमओ की हमको शो करती हैं ओल्ड लीव्स पर। ठीक, सल्फर, फेरस और मैग्नीज और कॉपर सही जवाब है इसका न्यू लीव्स पर। ठीक है, जिंक की हमको शो करती हैं कहाँ? बोथ, मतलब ओल्ड एंड न्यू दोनों पर शो करती हैं। जिंक की कमी हमको कहाँ शो करती है? नई और पुरानी दोनों पत्तियों पर। कैल्शियम और बोरान की कमी हमको कहाँ शो करती है? टर्मिनल लीव्स पर। ठीक है, टर्मिनल लीव्स पर। ध्यान रखिएगा इस चीज का। आगे बात करें। द टर्म एक्सटेंशन सबसे पहले जो है कहाँ यूज किया गया था? एक्सटेंशन शब्द, एक्सटेंशन शब्द को सबसे पहले यूज किया गया था कहाँ? यूएसए में। ठीक है, यूएसए में सबसे पहली बार क्या हुआ था? एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग किया गया था। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शनी लगा के किसी चीज का क्या करें? प्रचार करें, एक्सटेंशन करें। तो ऐसा कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? इसके दिमाग में आया था सीमन ए नैप, डॉक्टर सीमन ए नैप के दिमाग में आया था। क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। Which of the following is an individual method of communication? इसमें से कौन सा इंडिविजुअल मेथड है कम्युनिकेशन का? देखो भैया, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन है क्या, कि पैनल, या मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, या लेक्चर? बताओ भैया। इंडिविजुअल मेथड, इंडिविजुअल मतलब अकेले अकेले मिल के जाके कर लिया जाए, 2 लोग की जरूरत हो बस, इससे ज़्यादा नहीं, तो इंडिविजुअल मेथड हो गया। तो भैया इसका सही जवाब है क्या? रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। इसमें क्या करेंगे? इंडिविजुअली मिलेंगे जाके,
तुमको कंपेयर करके दिखाएंगे दो चीज़ों को कि देखो पहली वाली जो विधि थी उसमें ऐसा होता था, नई विधि हमारी देखो बहुत गजब ऐसा ऐसा होता है। इसी को हम बोलते हैं रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, रिजल्ट दिखा के कंपेरिजन करवा के। तो ये हमारा क्या है, इंडिविजुअल मेथड है। पैनल में हमारा ज़्यादा लोग होते हैं, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन में भी ज़्यादा, लेक्चर में भी ज़्यादा। तो ये सब आते हैं ग्रुप में, 2 से 30 लोग हो तो ग्रुप है, और 30 से ज़्यादा हो तो हमारा क्या है, मास है, हमारा मास कम्युनिकेशन। ठीक है, जया इज़ द वेराइटी ऑफ, किसकी वेराइटी जया, ये तो बताई दो। मिरिकल राइस कहा जाता है इसको, मिरिकल राइस। किसमें, राइस है ना, तो राइस हो गया बस, और क्या। आगे बात करते हैं। फर्स्ट टाइम पंचायती राज कहाँ स्टार्ट किया गया था, 1959 में, नागौर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ का, राजस्थान का सही जवाब है। 56 का आंसर फटाफट दो। ग्रो मोर फूड कैंपेन कब स्टार्ट हुआ था, 56 ग्रो मोर फूड कैंपेन कब, 1942 में स्टार्ट हुआ था ग्रो मोर फूड कैंपेन। सीडीपी कब स्टार्ट हुआ था, 1952 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। बुक हार्ड सोइंग हस्बेंड्री अभी बता चुके हैं, किसने लिखी थी, जेथ्रो टूल ने लिखी थी। पीटर डी क्रेसेंजी ने कौन सी लिखी थी, फिर पीटर डी क्रेसेंजी ने लिखी थी ओपस, ध्यान देना, रूरेलियम, ओपस रूरेलियम कामो डरम, ओपस रूरेलियम कामो ड्यूरम किसने लिखी थी, पीटर डी क्रेसेंजी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी, जेथ्रो टूल क्या है, फादर ऑफ हार्ड सोइंग हस्बेंड्री, या फिर कहा जाता है इनको फादर ऑफ वीड साइंस। ठीक है, टीलेज के फादर भी कहे जाते हैं, जीरो टीलेज के नहीं, शब्द टीलेज दिया था। जीरो टीलेज के गिलबलर भी टिपलेट बता चुके। स्वामीनाथन ग्रीन रिवोल्यूशन के भारत में फादर कहे जाते हैं, और एवर ग्रीन रिवोल्यूशन के भी फादर कहे जाते हैं, शब्द भी दिया था एवर ग्रीन रिवोल्यूशन। बीपी पाल आईसीआर के पहले क्या थे, डीजी थे। ये कब बने थे, 1965 में बनाए गए थे आईसीआर के पहले डीजी। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया था 2014-15 में। तुमको बताना है कि कितने डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था, फटाफट भैया। सही जवाब इसका क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, सीडीपी। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कहाँ स्टार्ट किया गया, उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में शुरू किया गया है, 5 डिवीजन्स में, यानी 5 मंडल के 18 जिलों में। ठीक है, 5 मंडल के 18 जिलों में शुरू किया गया है। कौन सा, सीडीपी, यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम। की क्रॉप में क्या लाना है हमको, विविधता और ज़्यादा लानी है, डाइवर्सिटी लानी है। 2014-15 में स्टार्ट किया गया, हाल ही में। ठीक है, आगे बात करते हैं। काला नमक का जीआई टैग भैया, काला नमक का जीआई टैग पिछले पेपर में भी पढ़ा हुआ था, 2013 में दिया गया है। कौन से राज्य में, फिर से भैया अपना ही उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को क्या दिया गया है, काला नमक का जीआई टैग दिया गया है। काला नमक चावल वैरायटी है, ठीक है, बहुत बढ़िया वैरायटी काला नमक चावल की, उसको क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया है यूपी में। ठीक है, आगे बात करते हैं। फर्स्ट केवी के इन पांडिचेरी 1974 में स्टैब्लिश किया गया था, सबको पता है। पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पांडिचेरी में स्टैब्लिश किया गया था। किसकी रिकमेंडेशन पर स्टैब्लिश किया था, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता, मोहन सिंह मेहता, या सुरेश सिन्हा, बताओ भैया। तो सही इसका जवाब क्या है हमारा, सही जवाब इसका है मोहन सिंह मेहता कमेटी। प्यारे मोहन कहे कि चलो भैया कृषि विज्ञान केंद्र बनाते हैं 1974 में। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी ने क्या कह दिया था, पंचायती राज में 2 टियर सिस्टम दिया था, 2 स्तरीय पद्धति। बलवंत राय मेहता ने जो आज फॉलो हो रहा है 3 टियर सिस्टम दिया था, त्रिस्तरीय पद्धति ग्राम पंचायत में, इसी को अपनाया गया है 3 टियर सिस्टम। सबसे नीचे क्या होगा, ग्राम पंचायत, उसके ऊपर क्या होता है हमारा ब्लॉक पंचायत, उसके ऊपर क्या होता है, जिला पंचायत। ठीक है, आगे बात करते हैं। इक्विवेलेंट एसिडिटी ऑफ एनहाइड्रस अमोनिया, इक्विवेलेंट एसिडिटी बतानी है तुमको, किसकी, वो भी एनहाइड्रस अमोनिया की कितनी होती है। इसका सही जवाब क्या है हमारा, 148। एक्चुअल में इक्विवेलेंट एसिडिटी होता क्या है भैया, देखो, मतलब 100 किलो एनहाइड्रस अमोनिया अगर हम खेत में डालें, 100 किलो एनहाइड्रस अमोनिया अगर हम खेत में डालें, तो जितनी उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, क्या होगा, जितनी उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, उसको कंट्रोल करने के लिए जितना हमको CaCO3 यूज करना पड़े, जितने किलो, वही हमारा क्या है उसका एनहाइड्रस अमोनिया का
वही हमारा क्या होगा, उसकी इक्विवेलेंट एसिडिटी है। बात समझे? मतलब 100 किलो अगर हमें नाइट्रस अमोनिया डालते हैं तो क्या होता है, 148 किलो हम क्या डालना पड़ता है, CaCO3, अगर हमको उतना न्यूट्रल करना है उसको तो। ठीक, 100 किलो अमोनिया डालने से जितनी एसिडिटी बढ़ गई उसको नॉर्मल करने के लिए हमको 148 किलो CaCO3 डालना पड़ेगा। ऐसे हम यूरिया की अगर बात करें तो 80 से 84 है, मतलब अगर 100 किलो यूरिया डालते हैं तो जितनी एसिडिटी बढ़ जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए 80 से 84 किलो क्या डालना पड़ता है, CaCO3 डालना पड़ता है। ठीक, ये हमारा क्या है, ऐसे काम करता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। डीएपी जितना डाले, 100 किलो डीएपी डाले, 77 किलो हमको डालना पड़ेगा CaCO3। ठीक है, ऐसे हमारा जो है एक एनहाइड्रस अमोनिया का कितना होता है, 148। सबसे ज़्यादा इक्विवेलेंट एसिडिटी किसकी है, इसी की है, एनहाइड्रस अमोनिया की। ठीक, आगे बात करते हैं। फर्स्ट फर्टिलाइजर विच इज़ मेड इन फैक्ट्री, पहला फर्टिलाइजर इसको फैक्ट्री में बनाया गया भैया, मतलब फैक्ट्री में बनाया गया, इंडस्ट्री में बनाया गया पहली बार, पहला फर्टिलाइजर कौन सा था? तो इसका सही जवाब क्या है हमारा, सुपर फास्फेट। पहला जो फर्टिलाइजर बनाया गया था वो कौन बनाया गया था, सिंगल सुपर फास्फेट बनाया गया था, SSP। ठीक है, आगे बात करते हैं। राइबोसोम इज एन इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प इन, राइबोसोम काहे के लिए आवश्यक भैया, क्या करता है इसका काम, प्रोटीन सिंथेसिस, मूवमेंट, रिस्पिरेशन या ग्रोल, क्या करता है भैया? तो राइबोसोम हमारा क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ठीक है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइबोसोम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, बताओ भैया, सिगमंड, नॉलन रस्का, स्वान या रॉबर्ट हुक? रॉबर्ट हुक ने तो 1665 में क्या किया था, सेल की खोज की थी पहली बार। स्वान ने क्या दिया था, सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, 1839 में। नॉल एंड रस्का ने जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजा था, सही जवाब इसका है नॉल एंड रस्का। ठीक है, आगे बात करते हैं। द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, राइबोसोम, कार्बोहाइड्रेट? कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन होता है, DNA होता है। और DNA क्या है, न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी और राइबोज न्यूक्लिक एसिड नाम है ना, तो न्यूक्लिक एसिड हमारे क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। सही जवाब क्या है, A, न्यूक्लिक एसिड। ट्राइजोमी इंडिविजुअल हैज़ द क्रोमोसोम नंबर, देखो भैया ये क्या होता है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या या तो घट जाती है या तो बढ़ जाती है, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एन्यूपुलाइडी। क्या कहते हैं, एन्यूपुलाइडी, एन्यूपुलाइडी कहलाती है ऐसी संख्या, ऐसी चीज़ें। ठीक है, एन्यूपुलाइडी में ट्राइजोमी एक हमारी एन्यूपुलाइडी है, उसमें पूछ रहा है कितने घट जाते हैं या कितने बढ़ जाते हैं, कौन सा सही है इसमें से, 2n-2, 2n+1, 2n+2, 2n-1 बताना है आपको। तो ट्राइजोमी में हमारा क्या होता है भैया, 2n+1 होता है। 2n+2 जो होता है वो होता है टेट्राजोमी में, किसमें, टेट्राजोमिक। 2n-1 किसमें होता है, मोनोजोमिक में, मोनोजोमिक। 2n-2 किसमें होता है, नलीजोमिक में। कई बार पूछे गए, याद रखना इन चीज़ों को, नलीजोमिक, मोनोजोमिक। जिसने मेरी जीपी भी पढ़ी होगी आसानी से इन सब क्वेश्चन को अटेंड कर लेगा, जितने हम जीपीबी के क्वेश्चन डाल रहे हैं सब हम पढ़ा चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ी जरूर पढ़ लो भैया, बहुत काम आने वाली है आपके। द अवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन फॉर प्लांट, जो अवेलेबल फॉर्म है नाइट्रोजन की प्लांट्स के लिए वो कौन है इसमें से, नाइट्रेट, अमोनिकल, ए एंड बी बोथ या नॉन ऑफ दीज, बताओ भैया। तो भैया इसका सही जवाब है नाइट्रेट और अमोनिकल दोनों फॉर्म में ऑब्जर्व किया जाता है। नाइट्रेट में हमारे जो है ज़्यादातर प्लांट लेते ही लेते हैं, अमोनिकल फॉर्म में भी हमारा जो है जूट है और जो हमारा राइस है ये सब क्या अमोनिकल फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM, IPM हमारा कहाँ आता है, क्या केमिकल, कल्चरल, बायोलॉजिकल मेथड सब आते हैं, केमिकल और कल्चरल, ओनली केमिकल या ओनली बायोलॉजिकल, कौन सा इसमें सही है IPM के लिए? तो IPM में हमारे क्या होता है भैया, सारे मेथड आते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, तब कल्चरल, मतलब ये सारे मेथड आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फिजिकल मेथड यूज़ करते हैं, उससे जब कंट्रोल नहीं होता तो कल्चरल, बायोलॉजिकल, उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, लास्टली जो हमारे पास कोई चारा नहीं बचता तब हम लोग केमिकल यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो सारे मेथड आते हैं IPM में। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ एल्कलाइन सॉयल। एल्कलाइन सॉयल की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कितनी होती है, 4 से कम, 4 से ज़्यादा, 4 या 0, बताओ भैया। EC पूछ रहा है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एल्कलाइन सॉयल की। देखो भैया चार्ट याद रख लो, एक आपके सामने बना दे रहे हैं,
ध्यान रखना, ये जो हमारी देखो सबसे पहले जो हमारी होती हैं सैलाइन सॉयल्स होती हैं, फिर होती एल्कलाइन, फिर होती सैलाइन एंड एल्कलाइन, 3 प्रकार की मृदाएं हैं। ठीक है, क्षारीय मृदाओं में 3 प्रकार की मृदाएं हैं। इनमें अगर ईसी की बात करेंगे हम लोग तो सैलाइन में होता है मोर देन 4, एल्कलाइन में होता है लेस देन 4, और सैलाइन एंड एल्कलाइन में होता है मोर देन 4। ध्यान रखना, तो पूछ किसकी रहा है, एल्कलाइन की, तो ये हमारा ए सही जवाब होगा। ठीक है, लेस देन 4 होगा एल्कलाइन सॉइल में, सैलाइन में होता तो मोर देन 4 होता, सैलाइन एंड एल्कलाइन में होता तभी मोर देन 4 होता। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे अगर बात करें पीएच की, इसी में अगर हम पीएच की बात कर लें, ध्यान रखना इस चीज़ को, अगर हम बात कर रहे हैं पीएच की, जब अभी पढ़ा रहे हैं हम, इस समय सॉयल साइंस की चल रही, ये सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे आगे, लेकिन फिर भी बता देते हैं। इसमें होता है लेस देन 8.5, 7 से ज़्यादा होगा तो सैलाइन होगी, लेकिन 8.5 से कम होना चाहिए। अगर 8.5 से लेकर 10 तक है तो हमारा क्या है, एल्कलाइन है। अगर 8.5 से लेकर 14 तक पूरा चला जा रहा है तो हमारा क्या है, सैलाइन एंड एल्कलाइन का पीएच है वो। ठीक है, आगे बात करते हैं ईएसपी की। अगर बात करें हम ऐसे क्या, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज की, ईएसपी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, तो भैया जो ईएसपी सैलाइन का होता है कितना होता है, लेस देन 15, और इसका मोर देन 15, इसका भी मोर देन 15। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो एल्कलाइन का कितना होगा, लेस देन 4 होगा। ठीक है, सैलाइन का ये किसका है, सैलाइन का है, और सैलाइन एंड एल्कलाइन का भी यही है, मोर देन 4। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जब डिटेल में चार्ट बना के देंगे तो आपको सारी याद हो जाएंगी। अभी फिलहाल आप इतना याद रखिए कि एल्कलाइन का कितना है, लेस देन 4 है। ठीक है, द टाइप क्रॉप वेराइटी इन द फील्ड ऑफ सर्टेन क्रॉप वेराइटी इज कॉल्ड। कह रहा है कि भैया ऑफ टाइप क्रॉप लग गई है, मान लो आके, मतलब वेराइटी एक ही खेत में क्या हुआ कि भैया ऐसा हुआ कि एक फसल हम लगाए थे, उसी में क्या हुआ, उसी की ऑफ टाइप मतलब दूसरी वेराइटी आके लग गई उसी में, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, बताना है तुमको। मिमिक्री वीड, वॉलेंटियर वीड, रोग वीड या एब्सोल्यूट वीड। तो सीधी सी बात हम क्या कहेंगे, रोग कहते हैं इसको हम। ठीक है, ऑफ टाइप क्रॉप जब की वैरायटी जब लग जाती है आके। मिमिक्री वीड किसे कहते हैं, देखो भैया, सेम टू सेम दिखने में फिनोटिपिकली एक जैसा हो। जैसे गेहूं में जब गेहूं का मामा रोग मतलब वीड लगता है तो क्या देखने में उसको पहचान नहीं पाओगे नॉर्मली। ठीक है, तो हमारा क्या है, वो मिमिक्री वीड है। वॉलेंटियर वीड क्या होते हैं, वॉलेंटियर मतलब पैतरक मतलब भैया इससे पहले जो फसल लगी हुई थी उसके कुछ बीज यहाँ पड़े रह गए इसी में, तो दोबारा फिर जमाए, तो वो जो हो गए वीड वो हमारे हो गए वॉलेंटियर वीड। ऑब्सोल्यूट वीड क्या होते हैं भैया, ऑब्सोल्यूट वीड जो वो वीड होते हैं जो भैया बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जो कहीं भी पैदा हो, क्रॉप कभी होते ही नहीं है, वो हमेशा वीड ही रहते हैं, उनको कोई उगाता नहीं है, वो वीड के तरीके से ही काम करते हैं, तो हमारे क्या है, ऑब्सोल्यूट वीड है। ठीक, बेसिक स्लैग की अगर बात कर ले, बेसिक स्लैग हमारा क्या होता है, इसमें फास्फोरस कितने % पाया जाता है पूछ रहा है, तो बेसिक स्लैग में फास्फोरस हमारा कितना पाया जाता है, 14 से 18% पाया जाता है। ठीक, ऐसे ही एसएसपी में हमारा फास्फोरस कितने %, 16% पाया जाता है। 46 से 48 हमारा किस में पाया जाता है, डीएपी में पाया जाता है। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनिक कार्बन परसेंटेज इन ऑर्गेनिक मैटर, कह रहा है ऑर्गेनिक मैटर में कितने % ऑर्गेनिक कार्बन पाया जाता है, पूछ रहा है ऑर्गेनिक मैटर में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो सही जवाब इसका है 58%। ऑर्गेनिक मैटर में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा 58% होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं बेमेलन फैक्टर। क्या बोलते हैं, बेमेलन फैक्टर। ठीक है, मतलब कह रहा है 100 किलोग्राम जब हम लोग ऑर्गेनिक मैटर यूज करें तो उसमें कितना होगा, 58 होगा। मतलब जब हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा, 1.724, यही आएगा। इसी संख्या को हम लोग बोलते हैं बेमेलन फैक्टर। बेमेलन फैक्टर मतलब अगर कोई पूछे ऑर्गेनिक मैटर में ऑर्गेनिक कार्बन कितना, तो भैया ऑर्गेनिक मैटर बराबर ऑर्गेनिक कार्बन इंटू 1.724 होता है। ठीक है, मतलब 58% है। ठीक है, आगे बात करते हैं। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर फूड ग्रेन्स वाज इंट्रोड्यूस इन, एमएसपी जो स्टार्ट की गई थी भैया, एमएसपी स्टार्ट की गई थी अनाजों के लिए, कब स्टार्ट की गई थी एमएसपी, 1964 में स्टार्ट की गई थी। सही जवाब इसका क्या है, 1964 है। भैया कोई दिन रेनी डे कब कहा जाता है, जब 24 घंटे में कितनी देर पानी बरसे, 2.5 mm से ज़्यादा, 3 mm से ज़्यादा, 5 mm से ज़्यादा, 1 mm से ज़्यादा, बताओ भैया। रेनी डे 24 घंटा पानी बरसे, वो भी कितना, 2.5 mm से अगर ज़्यादा पानी बरसता है तो उसे हम रेनी डे घोषित कर देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। द थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज थ्रू द नेचुरल सिलेक्शन। भैया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था, डार्विन ने दिया था।
डार्विन की थ्योरी है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। लेमार्क ने दिया था थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स किसने दिया था? लेमार्क ने। मेंडल के नियम हमारे जाने रहे हो तीन जो हमारे थे, ठीक है, ये सब क्या है? मेंडल के नियम थे तीन। इन्होंने क्या दिया था? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का थ्योरी दी थी मेंडल ने। जीन विच इफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर, कह रहा भैया फिर वही काम, एक जीन है एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को प्रदर्शित कर रहा है। इतनी बार क्वेश्चन ये ला चुके हैं कि अब तो आंसर भैया देना ना पड़े हमको, फटाफट बता देना आप लोग। मल्टीपल जीन, पिलियोट्रॉपी, इपोस्टैटिक या हाइपोस्टैटिक? सही जवाब इसका पिलियोट्रॉपी। भैया हमको लग रहा है 2-3 बार तो क्वेश्चन हमें पढ़ा ही चुके हैं, 4 बार, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को अगर शो कर रहा है तो पिलियोट्रॉपी है। बहुत सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर शो कर रहे हैं तो क्या है? मोनोजेनिक है, ओ सॉरी पॉलीजेनिक है। क्या है? पॉलीजेनिक है। एक जीन एक कैरेक्टर शो कर रहा है तो ये मोनोजेनिक है, ठीक है। आगे बात करते हैं, द एक्टिव सॉइल फार्मिंग फैक्टर। एक्टिव कौन कौन से सॉइल फार्मिंग फैक्टर हैं? देखो भैया एक्टिव याद कर लो, एक्टिव को हमको लेके जाना घर पे। को मतलब क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म, तो इसमें कौन कौन सा है? क्लाइमेट और बी सी नंबर पर ऑर्गेनिज्म, मतलब ए एंड सी बोथ हमारा क्या है इसमें? एक्टिव है। पैसिव में हम लोग याद कराते हैं क्या? पैसिव भी पूछता है तो पैसिव पैरट, पैरेंट मटेरियल रिलीफ और टोपोग्राफी, पैसिव पैरट, एक्टिव को याद कर लो। पैसिव पैरट, पैरट मतलब पैरेंट मटेरियल रिलीफ और टोपोग्राफी। एक्टिव को मतलब सीओ, क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म, सारे याद हो गए। हमारा न्यूट्रल एक बचा अकेलौता, कौन? टाइम एंड एज ऑफ लैंड, ठीक है। टाइम और एज ऑफ लैंड क्या है? न्यूट्रल फैक्टर है। मिक्सिंग प्रोसेस ऑफ सॉयल क्या कहलाता है? जब सॉयल क्या हो, मिक्सिंग उसकी हो जाए पूरी ऊपर से नीचे तक, ऐसी कंडीशन कहलाती है क्या? पेडोटर्बेशन। मिक्सिंग ऑफ सॉयल इज कॉल्ड पेडोटर्बेशन, ध्यान रखना, ठीक है। और सेस्क्वी ऑक्साइड का जमीन के नीचे चले जाना, इसे हम बोलते हैं पॉडजोलाइजेशन, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। आगे बात करते हैं, व्हिच एलिमेंट फाउंड हाईएस्ट इन अर्थ क्रस्ट। कौन सा एलिमेंट जो है सबसे ज्यादा सतह पर पाया जाता है मृदा की? सही जवाब इसका क्या है? ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है। CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन सॉयल एयर, भैया CO2 अगर एटमॉस्फेयर में पूछ रहा हो तो 0.03%, और अगर सॉयल एयर में पूछ रहा तो लगभग 10 गुना ज़्यादा इससे, मतलब लगभग 0.3% पाई जाती है, मतलब लगभग 0.25%, लगभग 10 गुना ज़्यादा है भैया। सॉयल एयर में एटमॉस्फेयर से लगभग 10 गुना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। 0.25 याद रखना सॉयल एयर में है, जबकि 0.03% ये एटमॉस्फेयर में होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, फ्लाकुलेशन ऑर्डर बताना है तुमको। फ्लाकुलेशन क्या होता है? चिपकने की क्षमता, ठीक है, फ्लाकुलेशन। तो कौन कौन सा तत्व जो है फ्लाकुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है? सबसे ज़्यादा कौन सा फ्लाकुलेशन वाला है, ठीक है, तो बताना है तुमको। तो बताओ भैया, तो इसके लिए फार्मूला याद कर लो, आलू है कैरेट मगर कद्दू नहीं। आलू है कैरेट मगर कद्दू नहीं, मतलब एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर पोटेशियम और लास्टली हमारा क्या? सोडियम। ये हमारे क्या है? फ्लाकुलेशन का रेशियो पूरा डाल दिया आपके लिए ताकि याद रहे। इसमें ज़्यादातर ये पूछता है सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाला पूछता है, तो पहला जवाब इसका सही है, आलू है कैरेट मगर कद्दू नहीं, याद कर लो लाइन भैया, ठीक है। आगे बात करते हैं, हु डिस्कवर द फर्स्ट सिस्टमेटिक फंजीसाइड। ऑक्जेंथिन सबसे पहले खोजा गया था, पहला सिस्टमिक फंजीसाइड किसने खोजा था? सही जवाब इसका बताइए भैया। वेंडलिंग, वन स्क्लैमिंग एंड कुल्का, वॉक्समैनिया स्लेड्स या इंड्रिस ने? बताओ भैया इसका सही जवाब क्या है? सिस्टमिक फंजीसाइड सबसे पहला खोजा था वान स्क्लैमिंग और कुल्का ने, ठीक है। वान स्क्लैमिंग और मार्शल कुल्का ने सबसे पहले क्या खोजा था? सिस्टमेटिक फंजीसाइड खोजा था। आगे बात करते हैं, हु डेवलप्ड सोलर हीट ट्रीटमेंट। सोलर हीट ट्रीटमेंट को सबसे पहले किसने खोजा था? जो कंट्रोल करती है किसको? लूज स्मट ऑफ हीट को। लूज स्मट ऑफ हीट किससे होता है? अस्टिलेगो न्यूडा ट्रिटसाई से होता है, या अस्टिलेगो न्यूडा की जगह सिजेटियम ट्रिटसाई भी लिखा रहता है, ठीक है। लूज स्मट ऑफ हीट ये क्या होता है हमारा भैया? इंटरनली सीड बॉर्न है, इंटरनली सीड बॉर्न है, ठीक है। तो क्या होता है इसके अंदर जो माइसीलियम होता है इसका फंगस का अंदर सीड के बना रहता है। हम लोग क्या करते हैं इसको गर्म पानी में डाल देते हैं 34 डिग्री सेल्सियस पर लगभग, ठीक, गर्म कर देते हैं। जब गर्म कर देते हैं तो क्या होता है? अंदर का माइसीलियम डेथ कर जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सोलर हीट ट्रीटमेंट। नहीं, इसको सोलर हीट ट्रीटमेंट नहीं, इसको वाटर हीट ट्रीटमेंट होता। सोलर हीट ट्रीटमेंट है, मतलब धूप में रख देते हैं जिससे इंटरनली जो है गर्म होकर मर जाए। तो इसे हम खोजा किसने था? लुथरा और सत्तार ने खोजा था, ठीक है। लुथरा और सत्तार ने खोजा था क्या? सोलर हीट ट्रीटमेंट। व्हेन TPP इज मैक्सिमम यानी टोटल
टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, मार्जिनल पोजिशनिंग प्रोडक्ट क्या होगा। देखो भैया इकोनॉमिक्स का एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। जिस टाइम पर क्या होता है, ये हमारा प्रोडक्शन की लाइन है, ठीक है, ये हमारी क्या है, प्रोडक्शन की लाइन टीपीपी की, ठीक है। साथ में हमारा जो है, ये हमारा जो है 3 फेजेस में चल रही है, ये हमारी एमपीपी की लाइन है, ऐसे हमारी एमपीपी की लाइन होती है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा क्या है, टीपी मैक्सिमम है, एमपी हमारा क्या होता है, एकदम जीरो होता है। ये हमारी एमपीपी की लाइन नीचे वाली जो चली गई नीचे, ठीक है। टीपीपी जब हमारा घटना शुरू हो जाता है मैक्सिमम के बाद में, तो एमपीपी क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। जहाँ तक टीपीपी बढ़ती दर से बढ़ता है, वहाँ तक एमपी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसे बोलते हैं हम क्या, इन्फ्लेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है, जहाँ पर एमपी मैक्सिमम होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो जहाँ पर टीपी मैक्सिमम है, वहाँ पर एमपी क्या है, जीरो हो चुका है। अब टीपी इसके बाद घटना शुरू होगा और एमपी कहाँ चला जाएगा, निगेटिव में। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, टीपीपी इज मैक्सिमम देन एमपीपी। जब इकोनॉमिक्स की क्लास लेंगे तो पूरा ये वाला चार्ट विधिवत समझाएंगे, अभी आप इतना समझिए, ठीक है। तो टीपीपी अगर मैक्सिमम है तो एमपीपी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन वाज गिवन बाई, पहली बार जो एक्सटेंशन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है किसके दिमाग में आया था। तो भैया एक्सटेंशन के जो फादर हैं वो कौन है, एक्सटेंशन के फादर जो कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं, पाल लीजेंस कहे जाते हैं। तो ये पाल लीजेंस ही क्या है, एक्सटेंशन के जन्मदाता हैं। एक्सटेंशन को इन्होंने स्टार्ट कराया था, एक्सटेंशन एजुकेशन को, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें से कौन सी क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती है। कौन सा अंग, कौन सा ऑर्गेनेल्स जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता है, राइबोसोम, सेल वॉल, फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन या ट्रू न्यूक्लियस, बताना भैया। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। एक्चुअली न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में ये होती है न्यूक्लियर एनवेलप डबल मेम्ब्रेन की, उसके अंदर भरे होते क्रोमोसोम, ठीक, उसके अंदर भरा होता है इसे ये न्यूक्लियर प्लाज्म। तो ये अंदर वाला मैटर तो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन जो बाहर वाला आवरण है यही नहीं पाया जाता है। इसीलिए माना जाता है कि उसमें क्या है, सत्य न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, सिर्फ क्या है, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन धागे पड़े हैं, क्रोमोसोम पड़ा है उसमें, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं पाया जाता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आगे बात करते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन हमारी सारी मोस्टली सभी फसलों में अपनाई जा सकती है, लेकिन किसमें, एक्सेप्ट किसमें नहीं अपनाई जा सकती, मतलब ये बताना है। कॉटन सोरघम में नहीं अपनाई जा सकती है, राइस जूट में, चिली टोमेटो या शुगर कैन बीट, आपको बताना है कौन सी फसल में स्प्रिंकलर इरिगेशन को अपनाया नहीं जा सकता है। तो भैया सही जवाब इसका क्या होने वाला है, स्प्रिंकलर इरिगेशन राइस और जूट में नहीं अपना सकते हो, क्योंकि इनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा जल भराव की आवश्यकता होती है। पानी जब भरा रहता है तब चावल और जूट अच्छे से हो पाता है, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा जहाँ पर पानी बरसता है वहीं पर पैदा होता है, ठीक है। तो राइस और जूट हमारा क्या होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन से सिंचाई उसकी नहीं हो सकती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर का सही जो हमारा क्रम है वो क्या है। तो देखो भैया, सबसे नीचे जो हमारी पाई जाती है वो पाई जाती है ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर पाई जाती है मीजोस्फियर, फिर हमारी पाई जाती है आइनोस्फियर और एक्सोस्फियर, इसी को हम बोलते हैं थर्मोस्फियर, ठीक है। तो ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो और थर्मो, ये वाला हमारा क्रम होगा। तो ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो और थर्मो, ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही है इसका मतलब, ठीक है। अगर टेम्परेचर की इसी में बात कर ले हम, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो और थर्मो में, ठीक है। तो देखो भैया, इसमें जो होता है, अगर ऊंचाई पे हम बढ़ेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इसमें क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसमें क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसमें होता है फिर इंक्रीज। मतलब आपको याद कर रखना है, डी याद रखना, दीदी याद रखो, ठीक है, दीदी याद रख लो। तो मतलब ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, टेम्परेचर हाइट पर जाने पर डिक्रीज होता है, स्ट्रेटोस्फियर में इंक्रीज होता है, मीजोस्फियर में फिर डिक्रीज होता है, और थर्मोस्फियर में क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जो सबसे ठंडा है, कूलेस्ट फेज, वो क्या है, मीजोस्फियर है। सबसे गर्म जो है हमारा थर्मोस्फियर है, ठीक। जो ऊपर वाले दो हैं उन्हीं में सबसे ऊपर वाला गर्म है सबसे, क्योंकि सूर्य के पास पहुंच रहा है धीरे धीरे, और ये हमारा ठंडा है, मीजोस्फियर, ठीक। बात करते हैं तो तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बात करते हैं। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। क्रिस्कोग्राफ ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए होता है क्या, मापता है क्रिस्कोग्राफ। टेंसियोमीटर सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मापता है, लैक्टोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, पैरोमीटर स्टोमेटल बिहेवियर को, बताओ भैया। पोरोमीटर, तो इसका गलत बताना है, इनकरेक्ट कौन सा है। तो लैक्टोमीटर भैया रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नहीं मापता है। लैक्टोमीटर क्या मापता है, लैक्टोमीटर मापता है दूध में वसा कितनी है, फैट कितनी पाई जा रही है, इसको मापता है, ठीक है। लैक्टोमीटर दूध के लिए होता है। आगे, व्हिच डेवलप द सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, एसआरआई टेक्निक राइस में,
क्या होती है पहले एसआरआई ये जान लो। एसआरआई क्या होता है, जैसे धान हम लोग जब उगाते हैं तो जब हम लोग धान की रोपाई करते हैं तो क्या करते हैं, 3-3 4-4 प्लांट का एक साथ में जो है हम क्या करते हैं, रोपाई कर देते हैं, 2-2 3-3 प्लांट का एक साथ में रोपाई करते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन में करते हैं। एसआरआई में हम क्या करेंगे, सिंगल प्लांट को एक साथ रोपाई करेंगे, एक एक प्लांट को। इससे क्या होता है, हमारी बीज दर बहुत ज़्यादा बच जाती है। ठीक, तो इससे हमारी एसआरआई में बीज दर सिर्फ कितनी लगती है, 5 किलोग्राम ही लगती है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी हेनरी डी लवलाइन ने। ठीक है, प्यार मोहब्बत वाला आदमी था, 5 किलो भैया बीज खाली खर्च करता था, हेनरी डी लवलेन ने की थी इसकी खोज। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया, इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड, पहला स्टेप क्या कहलाता है, तो भैया नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन का पहला स्टेप कहलाता है एमिनिफिकेशन। ठीक है, एमिनिफिकेशन, एमिनिजेशन, एमिनिजेशन जो हमारा है, एमिनिजेशन में क्या होता है भैया, हमारा जो नाइट्रोजन होता है किसमें, प्रोटीन और पेप्टाइड्स में चेंज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होता है, अमोनिजेशन स्टार्ट होता है, जिससे हमारा क्या होता है, अमोनिया बनती है, NH4 बनता है। अमोनिया से हमारा फिर नाइट्रिफिकेशन स्टार्ट होता है, जिससे हमारा क्या होता है, नाइट्रेट बनता है लास्टली। ठीक है, अमोनिकल जो नाइट्रिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, नाइट्रिफिकेशन आप सब लोग पढ़े होंगे। NH4 से हमारा क्या बनता है, पहले बनता है नाइट्राइट NO2 माइनस, उसके बाद बनता है हमारा फिर इससे नाइट्रेट NO3 माइनस। इसी फॉर्म में प्लांट क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, किसको, नाइट्रोजन को। इस फॉर्म में भी हालांकि कुछ प्लांट ऑब्जर्व करते हैं, जैसे पैडी वगैरह क्या करता है, अमोनिकल फॉर्म में ऑब्जर्व करता है, लेकिन मोस्टली प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रेट फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज काम करते हैं। यहाँ पर जो अमोनिका से नाइट्राइट बनाने के लिए बैक्टीरिया काम करता है, उसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोसोमोनास। और यहाँ फाइनली जो बैक्टीरिया काम करता है उसे बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, ये हमारा क्या है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है। 8.5 pH इसके लिए आवश्यक होता है नाइट्रिफिकेशन के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस में 8th क्लास का कलर पूछ रहा है भैया। तो भैया लैंड यूज प्लानिंग ने, LUP ने क्या किया था, देखो पहले तो जानो ये LUP के क्या हैं, 2 सेंटर्स हैं। कौन सा, पहला तो नेशनल ब्यूरो ऑफ लैंड यूज प्लानिंग। ठीक, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। ठीक है, ये हमारा इसका मुख्यालय कहाँ है, नागपुर में है। ठीक, दूसरा हमारा है ऑल इंडिया सॉइल सर्वे ऑफ लैंड यूज प्लानिंग। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। ठीक, ये 2 चीज़ें हो गई। इसके बाद जो है इनको जो है इसने LUP ने क्या किया, 8 क्लासेस में बांट दिया ज़मीनों को। ठीक, कितनी क्लासों में, 8 क्लासों में, 1st, 2nd, 3rd, 4th ऐसे 8 क्लासेस में बांट दिया। तो जो इसकी 1st क्लास होती है, अब एक सीक्वेंस है सबका, अलग अलग इन्होंने क्या किया, रंग डिसाइड कर दिया। ठीक, और उन्होंने बताया कि कौन सी फसल किसके लिए अच्छी होती है। तो 1 से 4 तक जो हमारी होती हैं ये एग्रीकल्चर के लिए अच्छी होती हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छी होती हैं। और 5 से लेकर 8 तक जो हमारी होती हैं एग्रीकल्चर के लिए अच्छी नहीं होती, बेकार होती हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर कर्षण क्रिया तुम नहीं कर सकते हो, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो। एक के लिए 1-1 के लिए ठीक ठाक है बस। ठीक है, बाकी एग्रीकल्चर के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो ये पूछ रहा 8वीं जो क्लास है उसका रंग क्या होता है। तो देखो क्रम से आपको रंग बता देते हैं सबका। जो पहली क्लास होती है उसका रंग होता है लाइट ग्रीन कलर का। ठीक, दूसरी क्लास जो होती है उसका रंग होता है येलो कलर का। ठीक है, तीसरी क्लास जो होती है उसका कलर होता है रेड कलर का। ठीक, चौथी जो क्लास होती है उसका कलर होता है ब्लू। ठीक, 5वीं क्लास का हमारा होता है डार्क ग्रीन। ठीक, 6ठी क्लास का होता है ऑरेंज। 7वीं क्लास का होता है ब्राउन। 8वीं क्लास का होता है हमारा पर्पल। तो पर्पल कलर भैया 8वीं क्लास का इसका सही जवाब होगा। ये सारी चीज़ें जब आपको हम सॉयल साइंस की ये वाली क्लास लेंगे, लैंड यूज प्लानिंग वाली, तो कवर करवा देंगे हम आपको। ठीक है, सारी एक चीज़ जब लिखवा देंगे आपको, आपके पास PDF पहुंच जाएगी तो याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। 93 की अगर बात करें, मेंडल ने अपने वर्क को कब पब्लिश कराया था। ठीक है, पूछ रहा मेंडल ने अपने वर्क को किस साल में पब्लिश करवाया था। तो देखो भैया 1866 में इन्होंने अपने वर्क को पब्लिश करवाया था। 1884 में तो ये डेथ कर गए थे। ठीक, और 1822 में ये पैदा हुए थे। ठीक, ऑप्शन के हिसाब से अगर देखो तो ये 2 सालों में तो ये जिंदा ही नहीं थे। ठीक, और 1824 में 2 साल के थे, तो 2 साल में कोई वर्क करके पब्लिश करवा नहीं लेंगे। तो आसानी से तुमको पता चल जाएगा 1866 में इन्होंने अपने कार्य को पब्लिश करवाया था। ठीक, आगे बात करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप आर, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, इसमें कौन कौन सी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप का गुट है, व्हीट, ग्राउंडनट, टोमेटो, सीसम, यही जो है इसका क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप का ग्रुप है। ठीक है, बाकी इसमें देखो भैया ब्रिंजल हमारी क्रॉस पॉलिनेटेड हो गई। ठीक है, इसमें हमारा बार्ले हमारा क्रॉस पॉलिनेटेड हो गया, क्योंकि बार्ले में क्या पाया जाता है, बार्ले नहीं, इसमें सोयाबीन है। बाजरा में हमारा क्या पाया जाता है, प्रोटोगाइनी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्रोटोगाइनी।
प्रोटोगाइनी मतलब होता है कि उसमें जो गाइनोशियम होता है वो पहले मेच्योर हो जाता है। एंड्रोशियम यानी जो मेल फ्लावर्स में बाद में मेच्योर होते हैं, फीमेल फ्लावर पहले मेच्योर हो जाते हैं। तब भैया एक ही प्लांट का मेल दूसरी फीमेल को मतलब उसी फीमेल को फर्टाइल कर नहीं पाएगा, इसलिए उसमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। ठीक, इसीलिए जो है इसमें पहली जो है स्लॉट है, इसमें जो है सेल पॉलिनेशन पूरे में पाया जाता है। आगे बात करते हैं व्हाइट टैग कलर। जो व्हाइट कलर टैग का है कौन से सीड का होता है। ठीक है, तो सारे कलर जो है हर क्लास में आपके एक एक सीड कलर का क्वेश्चन तो आ ही जा रहा है, सारे आपको याद हो चुके होंगे। ब्रीडर का हमारा क्या है, गोल्डन येलो है। फाउंडेशन का क्या है हमारा, व्हाइट है। सर्टिफाइड का हमारा क्या है, जो हमारा है पर्पल है। ठीक है, रजिस्टर्ड का क्या है हमारा, ब्लू है। ठीक है, तो सारे कलर आप याद कर चुके हैं पहले ही। ठीक, तो इसमें व्हाइट पूछ रहा है, किसका होगा, फाउंडेशन का होगा। आगे बात करते हैं सिल्वर फिश। सिल्वर फिश हमारी किस ऑर्डर में रखी गई है, तो भैया 4 ऑर्डर आपको पढ़ाए थे एपटेरिगोटा के। ठीक है, एपटेरिगोटा के 4 ऑर्डर आपको पढ़ाए थे। क्या बताए थे आपको कि भैया आपके अंदर मचेगी क्या, तड़प सी। क्या मचेगी, तड़प सी। तड़प सी मतलब थाइसेनियूरा, डीप्लूरा, प्रोट्यूरा और कोलम्बोला। ठीक, इसमें जो थाइसेनियूरा है इसी का एग्जाम्पल हमारा क्या था, सिल्वर फिश था। ठीक है, तो सिल्वर फिश हमारा जो है क्या है, थाइसेनियूरा का एग्जाम्पल है। ठीक, ऐसे प्रोट्यूरा में प्रोट्यूरांस आते थे। डिप्लूरा में आपको बता दें डीजे लगाएंगे तो डीजे मतलब जेप गिट्स आते थे। ठीक, और कोलम्बोला में हमारे क्या आते थे, स्प्रिंग टेल्स आते थे। क्या आते थे, स्प्रिंग टेल्स आते थे। ठीक, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी मतलब 1/3 ATM और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मतलब 15 ATM। इसके बीच में जो हमारा पानी पाया जाता है, इस पानी को हम कहते क्या है, आपको ये बताना है। ठीक, 1/3 ATM से 15 ATM के बीच में उस पानी को हम कहते हैं अवेलेबल वाटर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल होता है सॉयल क्रॉप के लिए वो यही होता है। ठीक, आगे बात करते हैं वेयर इज द NBPZR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। कहाँ पर है भैया, ये न्यू दिल्ली में है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं शुगर केन। भैया क्या है, शुगर केन हमारा भैया क्या है, C4 प्लांट है। देखो भैया एक बस अपने माइंड में बना लो, जिसकी पत्तियां ज़्यादा चौड़ी चौड़ी होंगी, बड़ी बड़ी होंगी, वो ज़्यादातर क्या होंगे, C4 टाइप के प्लांट होंगे। जिनकी पत्तियां पतली पतली होंगी, जैसे गेहूँ, धान, ये सब किस में आते हैं, इसीलिए C3 में आते हैं। ठीक, इस चीज़ को थोड़ा सा अपने माइंड में, मतलब ये कोई फार्मूला नहीं है, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा आपको क्या करना, बांटना है इन चीज़ों को। ठीक है, आगे बात करते हैं व्हिच ऑर्गेनिज्म फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कौन सा इसमें से फिक्स करता है, एजोटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस। तो भैया इसमें से एजोटोबैक्टर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। वो भी कब, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तब, यानी क्या है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ही कर पाता है ऐसा काम। एजोटोबैक्टर किस में करता है भैया, ये किस में डालते हैं इसको, हम व्हीट में डाल देते हैं, किसमें, गेहूं में। साथ में किस में डालते हैं, शुगर केन में डाल देते हैं हम। ठीक है, एजोटोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, ये तो आपको नाइट्रोफिकेशन के बैक्टीरिया थे, नाइट्रिफिकेशन के आपको बताए थे। ठीक है, नाइट्रोकोकस क्या है हमारा, ये डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं द बॉटनिकल नेम ऑफ पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न का साइंटिफिक नेम क्या है भैया, तो जियामेज तो सबको पता है, मक्के का नाम है, लेकिन पॉपकॉर्न स्पेशली पूछ रहा है, तो जियामेज इवर्टा हमारा क्या होता है, पॉपकॉर्न बनाने के लिए जो मक्का पैदा होता है उसको हम जियामेज इवर्टा कहते हैं। ठीक है, ऐसे हमारा डेंट कार्न जो होता है जियामेज इंडेंटाटा होता है। स्वीट कार्न हमारा क्या होता है, जियामेज सैचेराटा होता है। ठीक है, अब जो हमारा क्या है फ्लिंट कार्न हमारा क्या है, जियामेन इंड्यूराटा होता है। ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक, आगे बात करते हैं ग्रासी स्टंट। ग्रासी स्टंट वायरस जो हमारा लगता है पैडी में, इसमें जो कौन सा इस इंसेक्ट इसको ट्रांसमिटेड करता है ये पूछ रहा है। तो भैया इसको ट्रांसमिटेड करने वाला ग्रासी स्टंट को पैडी में जो लगता है कौन सा इंसेक्ट है, न्यूलोपर्वाटा ल्यूगेंस ट्रांसफर करता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ब्राउन प्लांट हॉपर बोलते हैं इसको, न्यूलोपर्वाटा ल्यूगेंस। ठीक है, आगे बात करते हैं थ्रिप्स टैबिकी। हमारा थ्रिप्स का है, ट्राइपोराजा निवल्ला मतलब हमारा टॉप बॉरर है, बेबेसिया टैबिकी हमारा क्या है, फ्रूट फ्लाई है। ठीक, तो ग्रासी स्टंट हमारा क्या होता है भैया, BPH, ब्राउन प्लांट हॉपर न्यूलोपर्वाटा ल्यूगेंस जो है इसको ट्रांसमिटेड करता है। आगे बात करते हैं जॉनसन। भैया जॉनसन भाई 1903 में बड़े काम कर गए थे ये। जॉनसन 1903 में क्या क्या कर गए थे, जीन शब्द दे गए थे, जीनोटाइप दे गए थे, जीन जीनोटाइप फिनोटाइप दे गए थे, और प्योर लाइन दे गए थे। तो प्योर लाइन भैया इसने पूछ लिया, जीन जीनोटाइप फिनोटाइप प्योर लाइन किसने दिया, जॉनसन ने दिया था, तो प्योर लाइन भैया जॉनसन ने दिया था, सही बात हो गई है। आगे बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन। देखो भैया जब आपको पढ़ा चुके हैं जेनेटिक्स वाला तो ये सब क्वेश्चन आपको खुद ही हो जाने चाहिए भैया। बहुत सारे जीन इंट्रैक्शंस आपको पढ़ाए थे, जिसमें हम आपको बताए थे ICSC बोर्ड के दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चे बहु कलाकार। ठीक, मतलब इनहिबिटरी, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, इपस्टेटिस, डुप्लीकेट, पॉलीमॉर्फिक और सिंपल जीन। ठीक, सबके रेशियोज बताए थे, याद करवाए थे। इनहिबिटरी का 13-3, कॉम्प्लीमेंट्री का 9-3-4, सब कॉम्प्लीमेंट्री का 9-7, सप्लीमेंट्री का 9-3-4, इपस्टेटिस 12-3-1, डुप्लीकेट 15-1, पॉलीमॉर्फिक 9-6-1
और सिंपल का 9-3-3-1 हमारा होता ही था। तो भैया इसमें जो हमारा पूछ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री हमारा जो था बताए थे आपको 9-3-4। भैया ये वाले आप जरूर याद कर लेना, जितने हमारे ये हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हमारे। कॉम्प्लीमेंट्री 9-7, सप्लीमेंट्री 9-3-4, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या 9-7, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा सी, ठीक है। सप्लीमेंट्री की अगर बात करें तो हमारा क्या 9, 3 और 4, 9-3-4। टोटल पे हमेशा क्या आएगा 16 आएगा, जोड़ोगे सारे तो 15 एक आएगा, 9-3-4 आएगा, जो भी जोड़ोगे सब 16 आना है, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं आप, जाके हमारी जो मतलब जेनेटिक्स वाली क्लासेस हैं वो देखिए आप लोग, सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे हमारे। आगे बात करते हैं, नाबार्ड वाज डेडिकेटेड टू सर्वाइव द नेशन और बाई द लेट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी। तो भैया नाबार्ड को इंदिरा गांधी ने जो है इस्टेब्लिश करवाया था। कब इस्टेब्लिश करवाया था नाबार्ड को, ये अब ये भी बताना पड़े तो बेकार है, 12 जुलाई 1982 को इस्टेब्लिश करवाया था, ठीक। ऐसे ग्लाइकोलिसिस, हमारा ग्लाइकोलिसिस आपको अभी बताए थे क्या होता है, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते थे ग्लाइकोलिसिस में, जिससे 2 एटीपी का हमें जो है क्या होता था फायदा होता था। ये जो है क्या पूरा प्रोसेस कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। जब फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। तो ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ पे है एक्चुअली, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म का भी कौन सा अंग, हाइलोप्लाज्म में, ठीक है। हाइलोप्लाज्म का भी कहीं कहीं पे लिखा मिल जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म ना आके हाइलोप्लाज्म दे देता है, तो वो भी आपको सही करना हाइलोप्लाज्म में, ठीक है। आगे बात करते हैं, Which of the following is not essential amino acid। तो भैया याद कर लो एक फार्मूला, क्या फार्मूला, वीआईपी हाल में टीटी। कौन सा फार्मूला याद कर लो, वीआईपी हाल में टीटी भैया रहता है। वीआईपी मतलब वैलिन, आइसोल्यूसिन, फेनिलेलानिन, हिस्टिडिन, आर्चिडोनिक एसिड, ल्यूसिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन। ये सारे क्या हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड के 10 एसेंशियल एमिनो एसिड टोटल हैं, उनके फार्मूले हैं, ठीक। इसमें कहीं भी आपको जी लिखा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। जब जी लिखा नहीं दिख रहा तो ग्लाइसिन आ कहाँ से गया इसमें से, तो ग्लाइसिन इसका क्या है, एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं है, ठीक। आगे बात करते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट सर्वाइवल की। देखो भैया ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि भैया वो क्या होगा, पैरासाइट है। ऑब्लिगेट जिसके आगे लगा, ऑब्लिगेट का कोई मतलब नहीं। पैरासाइट का मतलब सिर्फ पैरासाइट मतलब वो क्या रहेगा, लिविंग पे जिंदा रहेगा, ठीक। किस पे जिंदा रहेगा, लिविंग पे जिंदा रहेगा, ओनली ऑन द लिविंग टिश्यूज। यहीं पर अगर लिखा होता फैकल्टेटिव पैरासाइट, ये सारे पैथोलॉजी क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं टर्मिनोलॉजी। अगर बात करें फैकल्टेटिव पैरासाइट की, तो फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होते हैं कि भैया ये क्या होते हैं, इनकी फैसिलिटी होती है कि कभी कभी पैरासाइट बन जाते हैं। नॉर्मल डेज में ये क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स मतलब जो मृतोपजीवी होते हैं, मतलब मरे मरे खाते हैं, डेड टिश्यूज को खाते हैं। लेकिन इनके पास एक फैसिलिटी होती है कि कभी कभी पैरासाइट बन सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, फैकल्टेटिव पैरासाइट हो गए। नॉर्मल डेज में क्या है, सेप्रोफाइट है, कभी कभी वो पैरासाइट के तरीके से काम कर लेंगे। ऐसे हमारा क्या होता है, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट होता है, जो नॉर्मली हमारा क्या है, मृतोपजीवी होता है, मरे हुए लोगों पे सिर्फ खाएगा। ऐसे हमारा क्या होता है, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट होते हैं, जो नॉर्मली हमारे क्या होते हैं, नॉर्मली हमारे पैरासाइट हैं, लेकिन कभी कभी मरे हुए का खा लें तो उनके पास फैसिलिटी होती है कि वो सेप्रोफाइट जैसे जिंदा रह सकें, तो क्या है, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है अभी जल्दी जल्दी में बता दिए आपको, डिटेल में आपको पढ़ना है तो भैया जाके पैथोलॉजी वाली क्लासेस पढ़ दो, उसमें पूरे जब टर्मिनोलॉजी वाली जो हम क्लास लिए हैं उसमें पूरे हमें समझाएं एक एक चीज़, ठीक है। आगे बात करते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पडलिंग इन द पैडी। हम लोग क्या करते हैं भैया, पाटा लगाते हैं, पानी भर के क्या करते हैं, उसको एकदम पाटा लगा देते हैं, बराबर कर देते हैं। बराबर करने का हमारा काम करते क्यों है, क्या इंसेक्ट पेस्ट उससे मर जाते हैं, कि मिक्सिंग ऑफ द फर्टिलाइजर को मिलाने के लिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। हम लोग करते हैं क्यों, क्योंकि हमको करना होता है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन एक उसके ऊपर बनानी होती है, जिससे क्या वाटर लॉस हमारा कम से कम हो, क्योंकि हमको क्या करना है, जल भराव बनाए रखना है बहुत टाइम तक, ठीक है। जल भराव बनाए रखना होता है धान के लिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए धान में स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है, बेकार होती है। हम लोग अब टपक टपक के बूंद बूंद सिंचाई देंगे तो उससे कुछ काम होगा भैया, ऐसे नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जल भराव करते हैं पूरा पूरा, इसीलिए हम क्या करते हैं, पडलिंग करते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बात करते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज जो हमारी है इंसेक्ट की, उस समय जो है उसके सर जो होता है, हेड होता है, उसमें कितने खंड पाए जाते हैं। तो आपको बताए थे भैया, इंसेक्ट का जो शरीर होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, किसमें, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन में। हेड जो इसका होता है 6 खंडों में डिवाइड होता है, थॉरेक्स 3 खंडों में, एब्डोमेन 9 से लेके 11 खंडों में डिवाइड होता है, ठीक है। पूरा शरीर 20 खंडों में डिवाइड होता है। तो हेड पूछ रहा तो 6 खंड भैया मार दो फटाक से, सही हो जाएगा आपका, ठीक है। इंटमोलॉजी पढ़ा चुके हैं आप लोग को। इन इंडिया आत्मा हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन, आत्मा भैया जो है 24 जिलों के 6 स्टेट्स के 24 जिलों में जो है लगाई गई थी, ठीक है। आत्मा स्टार्ट की गई थी, कब स्टार्ट की गई थी, 2005 में,
ठीक है, 2005 में स्टार्ट की गई थी सबसे पहले। ठीक है, आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी जो है, इसका फुल फॉर्म है, पूछ लिया जाता कई बार। ठीक है, 24 डिस्ट्रिक्ट्स के 6 स्टेट्स में स्टार्ट किया गया, मतलब 6 स्टेट्स के 24 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था। आगे बात करते हैं प्रॉपिंग। प्रॉपिंग मतलब क्या होता है भैया? सहारा देना। अब सहारा देते हमारा भैया गन्ना खड़ा था, गन्ना हमारा खड़ा था और गिरने लगा, तो हम क्या किए? इनको बांध दिए। ये बांध दिए तो हमारा आपस में पूरा, तो इसी को हम कह दिए प्रॉपिंग, सहारा देना कह दिए। या फिर बांस बल्ली लगा के कहीं बांध दिए जाके, तो भी हमारा क्या है? सहारा देना है। ठीक है, तो ये होता है प्रोसेस किसमें? गन्ने में होता है। ऐसे हमारा केले में होता है, सहारा दे देते हैं, उसको खड़ा कर देते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्रॉपिंग। ऐसे दूसरा एक प्रोसेस होता है अर्थिंग अप। अर्थिंग अप क्या होता है भैया? मिट्टी चढ़ा देते हैं, मेड़ पे जाके क्या करते हैं? मिट्टी चढ़ा देते हैं। तो ऐसा हम 2 प्रोसेस में करते हैं, आलू में भी करते हैं और गन्ने में भी करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं द पीरियड ऑफ द मीडियम टर्म लोन। मीडियम टर्म लोन के लिए कितना समय होना चाहिए? देखो भैया 3 भागों में जो है डिवाइड किया गया है इसको। शॉर्ट टर्म लोन हमारे लगभग 1 साल से कम, 1 साल से अगर हमारा कम होगा तो क्या है? शॉर्ट टर्म लोन है। 1 से लेकर 5 साल तक हमारा तो है मीडियम टर्म लोन है। ठीक है, और मोर देन 5 ईयर अगर हमारा होगा तो लॉन्ग टर्म लोन हो जाएगा। तो 1 साल से कम हमारा शॉर्ट हो गया। मीडियम के लिए हमारा कितना हो चाहिए? 1 से 5, 5 साल मतलब 12 पंचे 60 महीना, और 1 साल मतलब 12 महीना। तो यहाँ जो है ऑप्शन में दिया हुआ है 15 से 60 महीना, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। द क्वांटिटी ऑफ द लीफी वेजिटेबल्स रिकमेंडेड बाय द डाइटिशियंस टू द, मतलब डाइटिशियंस ने, जो डाइटिशियंस हैं इन्होंने जो है कितना कहा कि सब्जी खाओ, तो कितना लीफी वेजिटेबल खाओ। तो देखो 300 ग्राम तो हमको खानी है सब्जी। ठीक, सब्जी खानी 300 ग्राम, उसमें पत्ती वाली यानी लीफी वेजिटेबल कितनी खानी? 115 ग्राम। तो भैया 115 ग्राम में हो जाएगा। ये भी अच्छी क्वेश्चन है, इसीलिए डाल दिया आपके लिए। आगे बात करते हैं एनीथिंग विच हैज़ द यूटिलिटी, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी तुम्हारे पास क्या है? उपयोगिता है। जिसकी तुम्हारे पास क्या है? उपयोगिता है। ठीक है, जिसकी तुम्हारे पास उपयोगिता है, जिसको तुम यूज कर सकते हो, वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? कमोडिटी कहलाती हैं हमारे लिए। ठीक है, क्या कहलाती हैं? कमोडिटी कहलाती हैं। जो जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी वो सारी क्या है? कमोडिटी हमारे लिए। आगे डिसकरिंग इज एसोसिएटेड विद। डिसकरिंग कौन सी फसल में होती है भैया? तो तंबाकू की पत्तियों में हम जो क्या करते हैं? उसको तोड़ लाते हैं पत्तियां सत्तियां, इसी को हम डिसकरिंग बोलते हैं। शकर्स को काट देते हैं, इसी को हम डिसकरिंग बोलते हैं। तो तंबाकू में क्या होता है? डिसकरिंग होती है। ठीक, आगे बात करते हैं एरीलैक। भैया लैक पढ़ा चुके हैं आप लोग को, इंसेक्ट जब इंटमोलॉजी आपको पढ़ाए थे, बेनिफिशियल इंसेक्ट वाला वीडियो, तो एरीलैक बताए थे। तो एरीलैक में जो है हमको लाख का उत्पादन, जो हमारे लाख होता है, जो चूड़ियाँ और सील मोहर बनाने में, सील बनाने में काम आता है, वो जो है कहाँ पर यूज होता है? ये एरीलैक। कौन सा एरीलैक जो है, मतलब कौन सा काम का हमारे होता है? तो जो इमेच्योर्ड होता है। ठीक है, इमेच्योर्ड जो होता है वही हमारे काम का होता है। तो इमेच्योर्ड एरीलैक होता है, यूज किया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हनी रॉबर। भैया ये भी बेनिफिशियल इंसेक्ट में आपको पढ़ा चुके हैं। तो भैया 2 इंसेक्ट आपको पढ़ाए थे जो हनी बी के लिए क्या है? खतरनाक है। ग्लायरेरिया मेलोनेल्ला और साथ में क्या? एचेटेरिया स्टाइक्स, एचेरोंटिया स्टाइक्स। तो जो तुम्हारा ग्लेरिया मेलोनेल्ला है, ये हमारा क्या था? ये हम बताए थे आपको, वैक्स ईटर है। क्या है? वैक्स ईटर है। क्या करता है? जो हनी बी जो अपना छत्ता बनाती है, किससे बनाती है? वैक्स से बनाती है। उसी मोम को जाके खा डालता है, पूरा छत्ता ही खा डालता है। जब छत्ता खा डालता है भैया, तो हनी बी को मूव करना पड़ता है दूसरी जगह पे जाके। ऐसे हमारा क्या है? एचेरोंटिया स्टाइक्स जो ये हमारे हैं, ये हमारे क्या करते हैं भैया? हनी रॉबर होते हैं। ये जाके उसका शहद ही छीन के खा लेते हैं। ठीक है, तो कौन सा है? एचेरोंटिया स्टाइक्स क्या है? हनी रॉबर इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्रैंस एनाटॉमी। जो हमारी क्रैंस एनाटॉमी पाई जाती है कौन से प्लांट्स में पाई जाती है? तो C4 प्लांट्स में, जो पत्तियों में जो है एक प्रकार की एनाटॉमी पाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं क्रैंस एनाटॉमी। किसमें? C4 प्लांट्स में। ठीक है, आगे बात करते हैं मास कांटेक्ट कम्युनिकेशन। तो मास आपको बता चुके थे भैया, अगर 2 से 5 हैं, देखो भैया अगर 1-2 लोग बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल है। ठीक है, 2 से लेकर 30 तक लगभग बात कर रहे हैं तो ग्रुप है, और 30 से अगर हमारा ज़्यादा जा रहा है तो हमारा क्या है? मास कम्युनिकेशन है। तो मास कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन क्या होगा? 30 लोगों से ज़्यादा भैया बैठ जाए जाके मास कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही भैया। धड़ाधड़ सेशन को शेयर मारो। धन्यवाद। तबाही मचा दी है। अरे रुक जाओ यार, बंद नहीं।